हेलो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन कहानी सुनने के लिए हिडन स्टोरी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 91 फर्स्ट किस। हाशिम की कार करीम हाउस के बाहर आकर रुकती है और वो अहद को लिए बाहर निकलता है, जो गहरी नींद में उसके सीने से लगा सो रहा था। वो अभी सिर्फ 2 महीने का ही तो था, उसका आधे से ज्यादा वक्त सोने में निकल जाता था। हाशिम खुद बाहर निकलकर लाइबा की तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, चलो टाइगर, करीम मेंशन अपनी मालकिन का इंतजार कर रहा है। उसकी बात सुनकर लाइबा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसका हाथ थामे कार से उतरती है और जैसे ही उसकी नज़र मेंशन पर जाती है उसे एक अजीब एहसास होता है। उसका घर, अब ये पूरी तरह से उसका घर था। पहले यह उसका आशियाना हुआ करता था, पर अब उसका घर था जहां वो पूरे हक के साथ रह सकती थी। महज इस ख्याल ने उसकी आंखें नम कर दी थी। वही उसकी नम आंखें देखकर हाशिम उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहता है, अंदर नहीं चलना। उसकी बात सुनकर लाइबा जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाती है, तो वो वैसे ही उसका हाथ पकड़े अंदर कदम आता है और वो भी उसके कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ती है। यही तो खूबसूरती थी उनके रिश्ते में, बराबरी। हाशिम के जहन में कभी कुछ भी मैं या तुम से शुरू नहीं होता था, उसके लिए सब कुछ हमेशा हम से शुरू होता था। हम मतलब लाइबा और हाशिम। वो हमेशा उसे बराबरी की नज़र से देखता था, उसकी मोहब्बत से कर वो उसकी इज्जत करता था, और यह वो चीज़ थी जिसकी वजह है आज लाइबा खुद उसके इश्क में गिरफ्तार थी। वो दोनों जैसे ही पहला कदम अंदर रखते हैं वैसे ही लाल गुलाबों की बारिश दोनों पर होने लगती है। ये देखकर लाइबा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं हाशिम बस उसकी मुस्कुराहट को देख रहा था। वो उसे यूं ही निहारते हुए कहता है, अपने घर में आपका स्वागत है बेगम। उसकी बात सुनकर लाइबा की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है। तभी हाशिम को लगता है अहद बार बार हिल रहा है। उसे यूं अनकंफर्टेबल देखकर वो लाइबा से कहता है, मैं इसे सुलाकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर वो बस हाँ में सिर हिला देती है और हाशिम चला जाता है। वो इस बात से मुकर नहीं सकती थी कि उससे कहीं ज्यादा अहद का ख्याल हाशिम को रहता है। वो कम होता है, उसे क्या पहनाना है, कितने बजे बाहर वॉक के लिए लेकर जाना है, उसके दूध का टेम्परेचर क्या होगा, उसके डायपर्स कैसे बदलना है, सब कुछ हाशिम को पता रहता था। जितना कभी कोई सगा बाप अपनी औलाद के लिए नहीं करता, उससे कहीं ज्यादा वो कर रहा था। वो यही सब सोचते हुए आसपास घूम घूम कर देखने लगती है। कहने को ये घर पहले से उसका था, कहीं ना कहीं इस घर का हर एक कोना उसने देखा हुआ था, पर आज उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था, और मिले भी क्यों ना, अब यह उसके शौहर का घर था। वो यही सब सोच रही थी कि तभी हाशिम वापस आता है और उसे यूं आसपास देखता देख कहता है, तुम कपड़े बदल लो, खाना कुक बनाकर गया है। उसकी बात सुनकर वो हाँ में सिर हिलाती है और उस तरफ जाने लगती है जहाँ पहले उसका कमरा हुआ करता था। ये देखकर हाशिम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रही है आप। लाइबा नासमझी में उसे देखते हुए कमरे में अपने। हाशिम, अब वो आपका कमरा नहीं है, आपका कमरा वहाँ है जहाँ आपका शौहर रहता है, जाए, आपके कपड़े पहले से वहाँ रखे हैं। उसकी बात सुनकर लाइबा के गाल हल्के से लाल हो जाते हैं और वो शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। आधे घंटे बाद हाशिम खाना लगा चुका था, पर लाइबा अभी तक नहीं आई थी। ये देखकर वो उसे बुलाने के लिए अपने कमरे की तरफ जाता है और उसके अपने कमरे के पास पहुंचकर उसके कदम वही दरवाजे पर ही ठहर जाते हैं। अंदर लाइबा आईने के सामने अपने बाल सुखा रही थी। उसने एक डार्क ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था और वो इस रंग में बहुत प्यारी लग रही थी। उसे देखते हुए ही हाशिम को होश नहीं रहता और वो उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगता है। आज लाइबा को देखकर वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रहा था। ना जाने क्यों उस पर मदहोशी चाह रही थी, शायद इसलिए क्योंकि अब उसे पता था कि वो पूरी तरह से उसकी है। वो मदहोशी में ही हल्के हल्के कदम लेकर उसके पास जाता है और उसे पीछे से बाहों में भरकर उसके कंधे पर अपने होंठ रख देता है। यह महसूस करते ही लाइबा के हाथ से टोवेल गिर जाती है और वो नजरें उठाकर देखती है, वो उसे बाहों में लिए हाशिम खड़ा था। ये देखकर वो कांपते हुए होंठों से कहती है, करीम साहब। हाशिम उसके गर्दन से होकर उसकी गर्दन तक अपने होंठ फिराते हुए, शुश प्लीज टाइगर, लेट मी टच यू। उसकी आवाज में शररगोशी थी जो लाइबा को कपकपाने के लिए काफी थी। वहीं हाशिम उसकी गर्दन से होते हुए उसकी कॉलर बोन तक जाने लगता है और उसके होंठों की तपिश महसूस करते हुए लाइबा शर्माते हुए पलटकर उसके सीने से लग जाती है। ये देखकर हाशिम खुद भी उसे बाहों में भर लेता है। वो दोनों एक दूसरे के सीने से लगे हुए थे और लाइबा पूरी तरह हाशिम से चिपकी हुई थी। तभी हाशिम उसे हल्का सा खुद से दूर करता है। तभी उसकी नज़र लाइबा के कांपते होठों पर जाती है और वो अपना सारा सब्र खो देता है और बिना कुछ सोचे समझे लाइबा के होठों पर अपने होठ रख देता है। और इतना होते ही लाइबा पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है। वहीं हाशिम को तो जैसे सारा जहां मिल गया था। वो बेकाबू होकर उसे चूमने लगता है। उसके हाथ लाइबा की कमर पर कस जाते हैं और वो उसे खुद से और करीब करने लगता है। दोनों की बॉडी अब एक दूसरे से चिपका हुआ था।
कुछ देर बाद जब लाइबा को सांस लेने में तकलीफ होती है तो हाशिम उसके होंठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसकी गर्दन को चूमने लगता है। लाइबा को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी पर उसे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। खुमारी इस कदर सिर चढ़ चुकी थी कि वो बस अब सारे हक उस पर चाहता था। उसकी गर्दन छोड़कर वो दोबारा उसके होंठों पर अपना कब्जा जमा चुका था और उसे पूरे पैशन के साथ किस कर रहा था और शायद वो इसे आगे भी बढ़ जाता पर उससे पहले ही उनके कानों में अहद की रोने की आवाज़ आती है जो वही लगे झूले में सो रहा था। उसकी आवाज़ पर हाशिम होश में आता है और वो लाइबा से दूर होता है। अब तक लाइब की सांसें बिल्कुल जैसे उखड़ चुकी थी। उसे इस हालत में देखकर हाशिम को खुद पर गुस्सा आता कि कैसे वो इतना बेकाबू हो गया। वो हल्का सा लाइबा के नज़दीक जाकर उसे सीने से लगाया है और उसकी पीठ सहलाते हुए कहता है, आई एम सॉरी टाइगर, आई एम सॉरी मैं बस सब नहीं रख पाया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आई जस्ट कांट रेजिस्ट योर टच लव, आई एम सॉरी बेबी। उसकी बात सुनकर लाइबा उससे हल्का सा दूर होती है और उसे घूरते हुए कहती है, ऐसे कौन किस करता है, आप तो मुझे खा ही लेते। उसकी बात सुनकर हाशिम के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो हल्का सा झुककर उसके गाल को चूमते हुए कहता है, तुम इतनी टेस्टी हो, क्या करूं, लगता है खा जाऊं पूरा का पूरा। उसकी आवाज़ में शरारत थी। वही लाइबा के गाल उसकी बात सुनकर लाल हो गए थे। तभी उनके कानों में अहद के रोने की आवाज़ आती है और वो दोनों भागते हुए अहद के पास जाते हैं। हाशिम उसे गोद में उठाकर उसकी पीठ सहलाता तो उसकी प्रेजेंस फील कर वो धीरे धीरे चुप हो जाता है। वही लाइबा मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। रात का वक्त, करीम मेंशन। बाहर का मौसम काफ़ी ख़राब था आज और बारिश हो रही थी। लाइबा बालकनी में खड़ी बारिश को देख रही थी। अहद सो रहा था और हाशिम काफ़ी वक्त से अपने स्टडी में कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था। दरअसल जब से अहद हुआ था उसने ऑफिस जाना छोड़ दिया था। कुछ इम्पोर्टेंट होता तो वो ऑनलाइन अटेंड कर लेता, बाकी सब कुछ उस्मान और हामिद संभालते थे। लाइबा एकटक उन बारिश की बूंदों को देख रही थी। एक बहुत गहरा रिश्ता था उसका इन बारिश की बूंदों से, या यूं कहो कि उसकी और हाशिम की कहानी इन्हीं बूंदों से शुरू हुई थी। उसकी आंखों के सामने वो मंजर आ रहा था जब आसिम ने उसे अपने घर से निकाला था। उस दिन को एक पूरा साल बीत चुका था और आज वो अपने घर में है, अपने शौहर के साथ जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसके पास उनकी औलाद है। यकीनन वक्त काफ़ी कुछ बदल देता है, टूटे हुए को वापस छोड़ देता है और बिखरे हुए को समेट लेता है। वो अभी यही सब सोच रही थी कि तभी कोई उसे पीछे से बाहों में भर लेता है और उसकी कमर पर अपने मजबूत हाथ लपेट लेता है और लाइबा के गाल इस छुअन पर लाल हो जाते हैं। वो इस छुअन को जानती थी, यह हाशिम था। हाशिम उसके कंधे पर अपने गर्म होंठ रखकर वहाँ हल्के से चूमते हुए कहता है, क्या सोच रही है मेरी टाइगर। लाइबा सामने बारिश की बूंदों को देखते हुए, यही कि अभी अभी हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी जिंदगी हमारे लिए क्या लेकर बैठी है। कहाँ 1 साल पहले इसी बारिश में मैं बेसहारा भीग रही थी, तक कोई नहीं था मुझे अपना कहने के लिए और ना ही कोई चौखट थी जिसका दरवाज़ा में घटघटाती। पर आज मेरे पास मेरा घर भी है और परिवार भी। अभी अभी लगता है ये सब कुछ सिर्फ एक खूबसूरत ख्वाब है जो मेरे उठते ही टूट जाएगा। उसकी आवाज़ में ये सब कुछ खोने का डर था, हाशिम को खोने का डर। वही उसके डर को समझते हुए हाशिम उसे आहिस्ता से अपनी तरफ घुमाकर बेहद प्यार से कहता है, ये ख्वाब नहीं है, मेरी ख्वाहिश है जो अब हकीकत में बदल चुकी है। तुम्हारे आने से पहले मैं खुद यतीम था, कोई था ही नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। मेरे पास मकान तो था पर घर नहीं था, पर अब मेरा घर तुम और अहद हो, तुम दोनों ही हो जिन्हें मैं सबसे संभाल कर रखना चाहता हूँ। लाइबा उसकी आंखों में देखते हुए नमः आंखों से कहती है, क्यों करते हैं आप मुझसे इतनी मोहब्बत, जबकि मैं आपकी इस पाक मोहब्बत के शायद काबिल ही नहीं। आज मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मेरा दामन पाक हो, जैसे मैं इस दुनिया की सबसे पाक औरत हूं, पर यह हकीकत नहीं है। ना मेरा दामन पाक है ना किरदार। फिर क्यों मुझे ऐसे देखते हैं आप जैसे मैं चमकती हुई संगमरमर हूं, जबकि मैं सिर्फ बिगड़ी हुई रेत के सिवा कुछ नहीं हूं। आपकी यह मोहब्बत मुझे पछतावे में दिलाती है। करीम साहब बताएं ना, क्यों करते हैं मुझसे इतनी मोहब्बत। कहते वक्त उसकी आंखों में कुछ आंसू बह गए थे। हाशिम उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम पूछती हो कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत कैसे करता हूँ। काश मैं तुम्हें बात पाता, पर वो शब्द आज तक निजाद ही नहीं हुए जिसमें मैं अपनी मोहब्बत को बयां कर सकूं। तुम्हारे आने से पहले मेरा कोई वजूद नहीं था और तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे सिवा मेरा कोई वजूद नहीं है। तुम पूछती हो कि कैसे है यह मोहब्बत, पर सच कहूं तो इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। शायद जब तुम्हें पहली बार देखा था तब मोहब्बत हुई थी, या शायद जब तुम्हें पहली बार छुआ था, या शायद जब तुम्हारा एहसास हुआ था। मुझे नहीं पता, पर बस इतना पता है कि या तो तुम या तुम्हारे सिवा कोई और नहीं। मुझे नहीं पता कि कब मैं तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होने लगा।
मुझे नहीं पता कि कब मुझे तुम में अपनी दुनिया दिखने लगी। मैं ऐसा नहीं था और सच कहूँ तो ऐसा बनना भी नहीं चाहता था। मैं खुश था अपनी उस अंधेरी दुनिया में, फिर तुम उजाला बनकर आए और मेरी दुनिया एक पल में खत्म कर दी और मुझे जबरदस्ती अपनी दुनिया में हाथ पकड़कर खींच लिया। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी है, पर सच तो यह है कि अगर आज तुम ना होते तो शायद मेरी जिंदगी होती भी ना। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे किरदार को आकार दिया है, पर सच तो यह है कि तुम्हारे आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा खुद का भी एक किरदार है। तुम्हारी नज़रों में भले ही तुम पाक दामन ना हो, पर अगर मेरी नज़र से खुद को देखोगी तो एहसास होगा कि मेरे लिए इस पूरी दुनिया में सबसे पाक दामन तुम ही हो। उसने जैसे चंद शब्दों में न जाने कितनी कहानी बयां कर दी थी और लाइबा उसे तो उसके हर एक शब्द पर कपकपी सी महसूस हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है। हाशिम उसकी जिंदगी के हर पहलू से वाकिफ था। उसके पास अपना बाप नहीं था, उसके पति ने उसे इतनी ज्यादतियों के बाद यूं ही बेसहारा छोड़ दिया। उसके पेट में किसी और का बच्चा था, पर हाशिम ने उसे हर पहलू के साथ अपनाया था। वाकई यह यकीन करना लाइबा के लिए आसान नहीं था। वो अभी आंसू बहती आंखों के साथ उसे निहार ही रही थी कि तभी हाशिम आगे कहता है, और न जाने क्यों तुम खुद को इन सब का जिम्मेदार समझती हो। तुमने अपने बाप को नहीं छोड़ा, उसने तुम्हें छोड़ा। तुम्हारी अम्मी को छोड़ा, उसी तरह आसिम ने तुम्हें छोड़ा। तुम्हें चीट किया, तुमने कुछ नहीं किया। तुम क्यों अपने किरदार पर सवाल उठाती हो जबकि किरदार तुम्हारे बाप का और आसिम का खराब था। क्यों हर बार औरतें खुद को उस चीज़ का जिम्मेदार समझती हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया होता। उस रात आसिम ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी, तो फिर इसमें तुम दागदार कैसे हो सकती हो। किरदार तो उसका खराब है जिसे तुम्हारी की इज्जत नफ्स की फिक्र तक नहीं। किरदार उस बाप का दागदार है जिसने अपनी बेटी को यूं ही छोड़ दिया मरने के लिए। एक बात याद रखना, औरत का किरदार अक्सर पाक ही रहता है। वो मर्द है जिनके नाम से उन्हें बदनाम किया जाता है। जानती हो क्यों? क्योंकि एक मर्द का ईगो कभी उसे यह एक्सेप्ट ही नहीं करने देता कि गलती उसकी है। तुम बिल्कुल पाक हो। अगर किसी का किरदार खराब है तो वो है आसिम, और तुम्हारा बाप। मेरी बीवी पाक है, बेदाग है। मेरी नज़रों में तुम उतनी ही पाक हो जितनी शिवलिंग पर चढ़ाए जाते फूल पाक होते हैं, या जितनी किसी भी मजार पर चढ़ाई गई चादर पाक होती है, या फिर वो सजदे जो हम अपने रब के मजीद करते हैं। तुम मेरे लिए उतनी ही पाक हो। लाइबा एक बार फिर निशब्द हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो इस मोहब्बत के काबिल भी हैं। यही सोचते हुए वो लड़खड़ाते हुए कहती है, उसने छुआ है मुझे करीम साहब। उसकी छुअन आज भी खौफजदा करती है मुझे। आसिम के दिए दाग आज भी मेरे शरीर पर हैं। कहते कहते अब वो बेतहाशा रो रही थी। ये देखकर हाशिम एक झटके में उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे कसकर बाहों में भरते हुए कहता है, तुम इजाजत दो, मैं हर उस छुअन को मिटा दूंगा। टाइगर, आई स्वेयर आई विल मार्क यू एज माइन फॉरएवर, जस्ट अलाउ मी टू टच योर लव। उसकी बात सुनकर लाइबा कुछ नहीं कहती, वो खामोश रहती है। ना जाने कितनी देर वो यूं ही खड़े रहते हैं। अब हाशिम भी आगे कुछ नहीं पूछता। तभी करीब 15 मिनट बाद लाइबा हाशिम से दूर होती है और उसकी आंखों में एकटक देखते हुए अपनी एड़ियों के बल उचक कर उसके गर्म होठों पर अपने होंठ रख देती है। यह उसकी मंजूरी थी जो हाशिम समझ गया था। वो खुद भी उसे अपने करीब खींचकर हल्का सा लिफ्ट करता है और उसके होंठों पर जैसे टूट पड़ता है। वो उसे सिर्फ किस नहीं करना चाहता था, बल्कि उसके शरीर से आसिम का टंच मिटाना चाहता था। हाशिम पूरे पैशन के साथ उसे किस कर रहा था। हालांकि लाइबा भी रेसिप्रोकेट करने की कोशिश कर रही थी, पर उसमें कहाँ से हाशिम जितनी ताकत आती भला। हाशिम उसे किस करते करते ही एकदम से गोद में उठा लेता है और गिरने के डर से वो भी उसकी कमर के इर्द गिर्द अपने पैर लपेट लेती है। ना जाने लाइबा का दुपट्टा कब का गिर चुका था। बाहर बारिश ने भी जैसे स्पीड पकड़ ली थी और अंदर कमरे का माहौल बेहद गर्म था। जब किस करते करते लाइबा को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो वो उसके होंठों को छोड़कर बिना रुके उसकी गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगता है। इस वक्त वो बिल्कुल भी जेंटल नहीं थी। वो जैसे अपना काबू पूरी तरह से आ चुका था और पूरी तरह लाइबा पर टूट पड़ा था। वो ऐसे ही चूमते हुए उसे बेड के पास लाता है और उसे लिटाकर खुद उसके ऊपर आकर उसकी गर्दन से होते हुए उसकी कोलर बोन और फिर उसके सीने पर अपने होठों के निशान छोड़ने लगता है। इस बीच उसका कुर्ता ना जाने कब वो कंधों से गिरा चुका था। ऐसे ही ना जाने कितनी देर तक वो चूमते हुए अपने निशान उस पर छोड़ रहा था। तभी जब उसे लगता है कि लाइब को बिल्कुल सांस नहीं आ रही तो वो उससे दूर होकर अपनी टी शर्ट उतारता है और एक बार फिर उसके होठों के साथ अपने होंठ छोड़ लेता है। आधे घंटे और ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। फिर हाशिम हल्का सा उससे दूर होकर उसके कान के पास उसका ईयरलोब सेंसिटिव वे में चूमते हुए कहता है, अगर रोकना है तो रोक लो, क्योंकि इसके बाद ना तुम रोक पाओगी और ना ही मैं रुकूंगा, इसलिए इजाजत है। लाइबा उसकी आंखों में देखते हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। हाशिम का टंच उससे रेजिस्ट नहीं हो रहा था, पर इस टंच से उसे सुकून मिल रहा था, ना कि गंदा लग रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर आहिस्ता से कहती है, प्लीज लाइट्स ऑफ कर दीजिए। इसमें ही उसकी रजामंदी थी, जिसे समझे हुए हाशिम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसके होठों को चूमते हुए कहता है, लेट्स प्ले सम वाइल्ड गेम टाइगर। और इसी के साथ वो साइड में लगा एक बटन प्रेस करता है जिसके साथ कमरे की लाइट बंद हो जाती है।
और इसी के साथ धीरे धीरे कमरे में उन दोनों की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और लाइबा की सिसकियां गूंज रही थी। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े फर्श पर थे और उनके शरीर पर सिर्फ एक चादर। रूह से वो बहुत पहले एक हो गए थे, आज एक और तरह से हो गए थे। आज लाइबा के ऊपर से हर तरफ से आसिम के निशान खत्म हो चुके थे और वो पूरी तरह से हर मायने में हाशिम की हो गई थी। बारिश अभी भी हो रही थी और इसी बारिश ने हमेशा उन्हें मिलाया था। बारिश में ही तो वो उसे पहली बार दौड़ाया मिली थी, जब वो लड़खड़ाकर उसकी बाहों में गिरी थी, जब उसके दिल ने खुद इश्क में गिरफ्तारी करी थी, जब शरीर ने नहीं रूह ने मोहब्बत की थी, जब एक को पहचान और एक को जिंदगी मिली थी, जब एक बार फिर मोहब्बत की जीत हुई थी। सुबह के 3 बजे के करीब हाशिम और लाइबा अपनी मोहब्बत को पूरी तरह मुकम्मल कर गहरी नींद में सो रहे थे। हाशिम अभी कुछ देर पहले ही रुका था और लाइबा गहरी नींद में सो चुकी थी और हाशिम की भी थक कर आंख लग गई थी। पर तभी अहद, जो अभी तक सुकून से सो रहा था, उसकी आंख खुल जाती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। उसे यूं रोता देख लाइबा और हाशिम दोनों की आंख खुल जाती है और लाइब हिम्मत कर उठने की कोशिश करती है, पर उसके बदन में इस कदर दर्द था कि उठना मुमकिन नहीं था और दर्द के मारे उसकी एक आह निकल जाती है। ये देखकर हाशिम आगे बढ़कर उसे वापस बेड पर लेटाते हुए कहता है, टाइगर आई एम हियर बच्चा, तुम सो जाओ, मैं देखता हूँ। उसकी बात सुनकर लाइबा, जो ऑलमोस्ट नींद में थी, वापस सो जाती हैं और इधर हाशिम अपनी जगह से उठकर अहद के पास जाता है और उसे गोद में उठाता है और उसकी खुशबू मिलते ही अहद अपने आप धीरे धीरे चुप होने लगता है और हाशिम उसे सीने से चिपकाए कमरे के बाहर ले जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अब छोटे जवाब सोने से रहें। दरअसल यह अहद की आदत थी, वो आधी रात को उठ जाया करता था और फिर दोबारा उसे सुलाना मुमकिन नहीं था। दरअसल इन बीते महीनों में हाशिम उसकी हर चीज़ का ख्याल रखता था। लाइबा की जगह वो खुद अहद के रोने से पहले उसे गोद में ले लेता, इसलिए लाइबा को उसकी इस आदत का ज़्यादा पता नहीं था और वो फिलहाल सुकून से सो रही थी। अगली सुबह सिटी हॉस्पिटल। सानिया बेहोश थी। कल रात ही उसने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था, जिसका नाम प्यार से सलमान जी ने अरमान रखा था, पर हैवी इंजेक्शन डोज की वजह से उसे अभी तक होश नहीं आया था और आसिम भी बस अरहान को एक बार गोद में लेकर अमेरिका के लिए निकल गया था। उसकी कोई मीटिंग जो थी, उसने एक बार भी सानिया के बारे में न तो सोचा और न ही एक बार भी उसका हाल चाल पूछना चाहा। भले ही उनकी शादी हो गई थी, पर एक बार भी आसिम ने उससे बात तक नहीं की थी ठीक से, कुछ और तो फिर दूर की बात है। हालांकि सलमान जी, सलमा जी और दादी, वो तीनों बहुत खुश थे। आखिर उनके खानदान को वारिस जो मिल गया था, पर अफसोस उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि जिसे वो अपना समझ रहे हैं वो उनका है ही नहीं, और जिस दिन सबको सच पता चलेगा सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। करीम मेंशन। खिड़की से आ रही धूप के कारण लाइबा की नींद खुलती है। वो अल्लाह अल्लाह कर आंखें खोलती है। रात की थकान अभी भी बाकी थी। उसने सोचा नहीं था कि हाशिम इस कदर रफ होगा। वो बड़ी मुश्किल से खुद को समेट कर उठती है तो बदन में एक तेज दर्द की सिरहन महसूस होती है और उसके मुंह से एक दर्दनाक आह निकल जाती है। वो एक नज़र खुद को देखती है तो उसने इस वक्त एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी थी, जो उसकी नहीं थी, हाशिम की थी, और यकीनन उसने ही उसे पहनाई थी। यह सोचने भर से उसके गाल लाल हो जाते हैं। फिर वो हिम्मत कर उठती है और आसपास कमरे में एक नज़र देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। अहद भी अपने झूले में मौजूद नहीं था। वो एक नज़र घड़ी की तरफ देखती है तो सुबह के 11 बज रहे थे। वो अभी यहाँ वहाँ नज़रें घुमा ही रही थी कि तभी उसकी नज़रें बैग पर बनी सिलवटों पर जाती है, जो रात की कहानी बयां कर रही थी। ये देखकर उसके गाल और लाल होने लगते हैं और चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। आज वो खुद को मुकम्मल महसूस कर रही थी। उसे गंदा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो मुकम्मल हो गई हो। यही सब सोचते हुए वो हिम्मत कर बाथरूम की तरफ चली जाती है और बाथरूम के अंदर आकर जैसे ही अपनी टी शर्ट निकालकर खुद के अक्स को आईने में देखती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि ऐसा एक हिस्सा भी नहीं होगा जहां उसके बदन पर निशान ना हो। उसका बदन खद कल रात की दास्तान बयां कर रहा था। वो धीरे धीरे बाथटब के पास आती है तो वहां पहले से ही गर्म पानी और उसकी ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। ये देखकर उसे ज़रा हैरानी होती है, पर फिर देर नहीं लगती समझने में कि यह सब कुछ हाशिम ने किया होगा, और बस उसके ख्याल से ही मुस्कुराते हुए वो उस बाथटब में बैठ जाती है और गर्म पानी से उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। करीब आधे घंटे बाद जब शावर लेकर उसे अच्छा लगने लगता है तो वो बाथटब से बाहर आकर कपड़े ढूंढने लगती है, पर तब उसे होश आता है कि कपड़े तो वो लाए ही नहीं। ये देखकर वो अपने माथे पर हाथ मारते हुए खुद से कहती है, मैं हूँ ही दम सही कहते हैं करीब साहब। पर तभी उसकी नज़र वही रखी टॉवल पर जाती है और वो कुछ सोचकर उसे अच्छे से लपेटकर बाहर आती है, पर जैसे ही वो बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर पलटती है, उसकी नज़र हाशिम पर जाती है, जो वही सोफे पर बैठा गहरी नज़रों से उसे देख रहा था, और उसे वहाँ देखकर उसकी एक जोर की चीख निकल जाती है और वो अपनी टॉवल अपने सीने से चिपकाते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको नोक कर आना चाहिए था ना। कहते हुए वो बाथरूम के गेट से अपनी पीठ लगाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है।
और हाशिम जो अभी तक गहरी नजरों से उसे देख रहा था वो अपनी जगह से उठकर लंबे लंबे कदम लेते हुए उसकी तरफ जाने लगता है और उसे यूं करीब आता देख लाइबा शर्म से घबराते हुए कहती है, आप पास क्यों आ रहे हैं? दूर दूर रहकर बात कीजिए ना। पर हाशिम उसकी बात पर कोई जवाब नहीं देता बल्कि उसके नजदीक आकर उसके इर्द गिर्द दरवाजे पर अपने हाथ रखकर उसे खुद में कैद करते हुए कहता है, क्या छिपाना चाहती हो टाइगर? अपने लेफ्ट सीने पर वो तिल या फिर अपने शरीर पर वो निशान जो कल रात मैंने दिए थे? ये कहते हुए वो हल्का सा उसके होंठों पर झुककर अपने होंठ रख लेता है और बड़ी सॉफ्टली उसे किस करने लगता है। वही लाइबा तो शर्म के मारे ब्लैक हो गई थी, वो ना कुछ कह पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी। वहीं हाशिम बड़े प्यार से उसे चूम रहा था। इस वक्त वो रात की तरह रफ नहीं था बल्कि बहुत सॉफ्ट था। उसे कुछ देर यूं ही चूमने के बाद जब लाइबा की सांसें यूं उखड़ने लगती है तो हाशिम उससे जरा दूर होता है और उसके कानों के नजदीक जाकर उसके ईयरलोब को चूमते हुए कहता है, जो तुम छिपाने की कोशिश कर रही हो वो कल रात मैंने देखा भी है और छुआ भी है, हाथों से भी और होठों से भी। सो टाइगर, देयर इज नथिंग यू नीड्स टू बी अशेम्ड ऑफ स्वीट हार्ट, आई हैव रूइंड यू इनफ। लास्ट लाइन। उसकी बात सुनकर लाइबा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके सीने में सिर छिपाते हुए कहती है, प्लीज चुप हो जाए ना, मुझे शर्म आ रही है। हाशिम उसके गाल को हल्का सा चूमकर मुस्कुराते हुए, पर कल रात तो कोई शर्म नहीं थी जब मैं। इससे आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही वो हल्के से उसके सीने पर मारते हुए कहती है, प्लीज ना वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी, फिर बात भी नहीं करूंगी कभी। उसकी मासूम सी धमकी सुनकर वो मुस्कुरा देता है, पर अब वो उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए उससे दूर होते हुए कहती है, अच्छा मैं नीचे हूँ, तैयार होकर आ जाओ। इतना कहकर वो उसके दूसरे गाल पर भी बेबी किस कर वहां से चला जाता है और लाइबा यूं ही शर्म में लाल पीली होती रही जाती है। वक्त ने अपनी रफ्तार पकड़ी और हाशिम की मोहब्बत में रंगते रंगते लाइबा को एहसास ही नहीं हुआ कि और 4 महीने कब बीत गए। आहत पूरे 6 महीने का होकर 7वें महीने में लग चुका था और हाशिम ने भी 1 महीने पहले से ही ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, पर अब तक वो बिल्कुल बदल गया था। वो हमेशा शांत रहता, गुस्सा तो अब उसे आता ही नहीं था। ऑफिस में भी लोग उसके इस नए बिहेवियर पर काफी हैरान थे, पर कुछ तो लाइबा का इश्क था और खुद ईमान की ताकत जो अब वो सही रास्ते पर था, सच्चाई के रास्ते पर। उसकी सुबह आहत के साथ मस्जिद में नमाज से शुरू होकर रात में लाइबा को अपनी बाहों में लेकर सोने पर खत्म होता। इस जिंदगी के ख्वाब ना जाने कितने सजाए थे उसने, और आज इतने इंतजार और तड़प के बाद ये जिंदगी उसके नसीब में लिखी गई थी। वो वाकई अपने रब का एहसानमंद था। इस बीच आहत के साथ उसका बॉन्ड और ज्यादा गहरा हो चुका था। जब वो ऑफिस में होता तो लाइबा के लिए उस नन्हे जनाब था तो उसे एक जगह बैठने का उम्मीद करना नामुमकिन था। लाइबा उसे एक जगह बिठाकर जाती और जब तक लौट कर आती वो कहीं और ही मिलता। उसे देखकर यह कहना नामुमकिन था कि वो प्रीमेच्योर बेबी था। उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी थी कि वो अपनी उम्र से पहले ही चीजें करने लगता। और हाशिम की तो उसे इस कदर आदत थी कि जब आपको अपने अब्बू के साथ ही नींद आती थी उनकी गोद में, और हाशिम उसके जो जिगर का टुकड़ा था, वो चाहे वो ऑफिस में क्यों ना होता पर हर आधे घंटे में उसे हक की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी। उन तीनों ने अपना एक खूबसूरत आशियाना बनाया हुआ था जहां तीनों पुरसुकून थे। लाइबा के चेहरे से तो मुस्कुराहट कभी जाती ही नहीं थी। वो तो जैसे भूल गई थी कि रोना आखिर होता क्या है। हाँ, पर अभी तक उसे यह नहीं पता था कि अब वो मां नहीं बन सकती, क्योंकि हाशिम ने यह बात उससे छिपा रखी थी। वो हाशिम खुद भी अहद को अपना बेटा मान चुका था, उसके लिए वो उसकी अपनी औलाद थी। वही दूसरी तरफ सानिया और आसिम की औलाद भी 4 महीने की हो चुकी थी, पर उनकी जिंदगी उतनी ही उलझी थी जितनी हाशिम और लाइबा की सुलझी हुई थी। आसिम और सानिया के तो जैसे हर रोज ने झगड़े हुआ करते थे और दोनों ही अपनी लड़ाइयों में उस नन्ही सी जान को बिल्कुल भूल गए थे जिसकी कोई गलती नहीं है। इन सब में वो बेकसूर था, पर सफ़र उसे ही करना पड़ रहा था। वही अहद के जन्म से बाद आसिम और सानिया की मुलाकात हाशिम और लाइबा से नहीं हुई थी। लगभग 1 साल हो चुका था उन्हें मिले हुए। हालांकि आसिम अभी भी लाइबा के बारे में पता करने की कोशिश करता था, पर कोई फायदा नहीं। चाह कर भी वो ना तो सानिया को अपना पा रहा था और ना ही लाइबा को छोड़ पा रहा था। अरमान से भी उसे सिर्फ कहने को मोहब्बत थी। वो ना तो उसे वक्त देता था और ना उसे गोद में लेता था। कितनी अजीब बात थी। ना एक को पता है कि वो उसकी सगी औलाद नहीं है, पर फिर भी उसे अपनी जिंदगी मान बैठा है, और एक को लगता है कि उसका बच्चा सगा उसका है, पर वो तो जैसे बाप का प्यार जताना ही नहीं जानता। करीम मेंशन। रात के 9 बजे। सितंबर का महीना लग चुका था और अगस्त खत्म हो गई थी, और आज कई दिनों बाद कहीं जाकर मुंबई का मौसम साफ था, वरना पिछले कुछ दिनों से तो बारिश ने मुंबईकर्स का जीना दुश्वार कर रखा था। फिलहाल लाइबा डिनर बनाकर उसे डाइनिंग पर लगा रही थी। उसने हाशिम से साफ साफ कह दिया था कि अब वो बस एक प्रॉपर हाउस वाइफ वाली जिंदगी जीना चाहती है। उसे अपनी सारी जिंदगी अहद और हाशिम के साथ गुजारनी है। इस बात को लेकर हाशिम ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी और हार कर हाशिम को
ही हार माननी पड़ी। अब जनाब के सामने चाहे बाहर किसी की आवाज़ ना निकले पर बीवी के खौफ में वो एक एक शब्द सोच सोच कर कहता था, क्योंकि पता नहीं किस शब्द पर रूठ कर बैठ जाए उसकी टाइगर। लाइबा खाना लगाकर लोन की तरफ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि हाशिम वही होगा, और लोन के दरवाजे पर पहुंचते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर सामने इस दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा जो था। हाशिम लोरी गाते हुए लोन में असद को अपने कंधे से लगाए टहल रहा था। वो उसे सुलाने की कोशिश में था और यह अब उसका रोज का रूटीन था। दरअसल वो कुछ देर पहले ही नमाज पढ़कर वापस आया था और उसके आते ही अहद सीधा जाकर उसके गोद में चढ़ गया और तब से जनाब अपने छोटे जनाब को टहला टहला कर सुला रहे थे। उस सफ़ेद कुर्ते पजामे में लोन के साइड लगे लैंप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और आज जिंदगी के इस दौर में उसके चेहरे पर हमेशा वाला घमंड, गुस्सा या सख्ती नहीं थी, बल्कि सुकून था। उसे समझ आ गया था कि इंसान की औकात क्या है। उसे अब आसमान में उड़ने की नहीं, ज़मीन पर सादगी से चलने की ख्वाहिश थी। वो बड़ी प्यारी आवाज़ में लोरी गा रहा था। उसके इस टैलेंट के बारे में लाइबा को अभी कुछ महीने पहले ही पता चला था और यकीनन वो हैरान हुई थी। लोरी लोरी लोरी, चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, निंदिया आंखों में आए, बेटा मेरा सो जाए, लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं, मैं लोरी लोरी, करधनी अछूम छूम बाजे, पलकन में सपना साजे, धीमे धीमे हौले हौले, पवन बसंती डोले, लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं, मैं लोरी लोरी, चंदनिया छिप जाना रे। वो अहद को गोद में लिए हल्के हल्के हाथों से उसके थपकी देते हुए गा रहा था। तभी लाइबा उसके पास आकर कहती है, सो गया है और अब तक ऐसे सीने से लगाएंगे उसे पहले ही आपने इतनी आदत लगाई है इसे कि मेरे लिए इस संभालना बहुत मुश्किल है। हाशिम मुस्कुराते हुए, सीधा सीधा बोलो ना टाइगर दैट यू आर जेलस। लाइबा मुंह बनाते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, और आप देखना जिस तरह आपने और अहद ने टीम बनाई है ना, जब मेरी बेबी गला जाएंगी तो मैं उसके साथ टीम बना लूंगी। कहते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वही उसकी बात सुनकर हाशिम की मुस्कुराहट गायब हो गई थी, पर जल्दी ही वो अपने इमोशंस नॉर्मल कर कर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, हम तीनों काफी तो हैं, अब थोड़ी किसी और की जरूरत है, वी आर इनफ टुगेदर। लाइबा मुस्कुराते हुए, यह आप अभी कह रहे हैं, देखना जब बेटी आ जाएंगी अहद को भी भूल जाएंगे आप और उसके पीछे दौड़ेंगे। बेटियां ऐसी ही होती है, बाप को बांटती नहीं है, तब देखूंगी कैसे टीम अप करते हैं आप। पर फिलहाल इसे सुनाकर आइए, डिनर ठंडा हो जाएगा वरना। इतना कहकर वो वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती है। वहीं उसके जाने के बाद हाशिम के चेहरे पर एक दर्द और परेशानी आ जाती है। उसे पता था लाइबा को बेटी चाहिए, पर हाशिम की आज तक हिम्मत नहीं आई कि उसे सच बता पाए। वहां यूं ही कुछ देर खड़े रहने के बाद वो अंदर चला जाता है और पहले अहद को उसके झूले में सुलाकर वापस डाइनिंग के पास आता है तो वहां लाइबा सब कुछ अरेंज कर रही थी। उसे आता देख वो मुस्कुराते हुए उसे बैठने का इशारा करती है, तो हाशिम अपनी जगह पर बैठ जाता है। तो लाइबा उसकी प्लेट में खाना सर्व कर कर खुद दूसरी चेयर पर बैठ जाती है। तो हाशिम एक निवाला बनाकर पहले उसे खा लेता है और फिर खुद खाता है। यह उसकी आदत थी, वो खाने का पहला निवाला उसे ही खिलाया करता था और दूसरा निवाला खुद खाता, वो भी एक ही प्लेट से। और लाइबा को भी उसकी इस अटेंशन की आदत हो चुकी थी। ऐसे ही खामोशी से डिनर करने के बाद लाइबा बर्तन समेटने लगती है और हाशिम कमरे की तरफ चला जाता है। और करीब आधे घंटे बाद जब लाइबा कमरे में जाती है तो उसके कदम रखते ही हाशिम उसे पीछे से बाहों में भरते हुए उसकी गर्दन पर हल्का सा चूमते हुए कहता है, अच्छा लगता है यूं शौहर को इंतजार करता छोड़ना। कहाँ थी अभी तक? लाइब हल्का सा मुस्कुराते हुए, आपकी यह थरकियों वाली बातें जहन लगती है मुझे कसम से। हाशिम उसे अपनी तरफ पलटाकर उसके चेहरे के करीब बढ़कर उसके नर्म होंठों पर अपने सख्त होंठ रखकर हल्का सा चूमते हुए कहता है, अच्छा, और थरकियों वाली हरकतें वो अच्छी लगती है मेरी टाइगर को। उसकी बात सुनकर लाइबा का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता शर्म के मारे, और वो उससे दूर होने की कोशिश कहते हुए कहती है, चुप हो जाए, मुझे नहीं पसंद आपकी कोई वाहियात हरकतें। हाशिम उसे और कसकर पकड़कर अपने नज़दीक खींचते हुए, अच्छा, पर मेरी पीठ पर बने मार्क्स तो कह रहे हैं दैट माई टाइगर रियली एंजॉय माई वाइल्डनेस एंड स्पेशली व्हेन आई टच हर। इससे आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही वो शर्माते हुए उसके होंठों पर अपने हाथ रखकर कहती है, चुप हो जाए और जरा शर्म कीजिए, अहद सो रहा है। हाशिम वो अच्छा तो कह नहीं सकते, तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। इतना कहकर वो उसे गोद में उठा लेता है और सीधा बेड पर पटक कर उसके ऊपर आ जाता है। और अब लाइब को पता था आज फिर वो सारी रात नहीं सो पाएंगी। करीम मेंशन। फिलहाल सुबह के 11 बज रहे थे। हाशिम की एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसके लिए वो सुबह जल्दी ही निकल गया था, और फिलहाल उसके कमरे में माहौल ज़रा अलग था।
अहद बेड पर बैठा था और लाइबा बेड के पास एक छोटा सा बोल लेकर खड़ी थी जिसमें बेबी फूड था और वो उसे अहद को खिलाना था, पर वो हाथ आए तब था वो उसे पकड़ने बढ़ती तो वो तुरंत क्रॉल करते हुए एक तरफ से दूसरे तरफ बेड में भागता और बंदे की स्पीड इतनी तेज थी कि लाइबा खुद उसे पकड़ नहीं पा रही थी। रोज तो यह नौबत नहीं आती थी क्योंकि हाशिम खुद अहद को खिलाकर जाता था और वो बड़े आराम से उसकी गोद में बैठकर खा लेता था, पर आज अल्लाह तौबा तौबा उसने लाइबा को थका लिया था। लाइबा अहद को देखते हुए, अहद बहुत हो गया, चलो अब मम्मी के पास आओ, मम्मी को परेशान नहीं करते बेटा, इट्स बैड थिंग और मेरा बेबी तो गुड बॉय है, सो कॉमन केम फास्ट। उसकी बात सुनकर अहद उसकी तरफ अपनी मासूम आंखों को टिमटिमाते हुए देखता है, फिर वापस वहां से बेड पर यहाँ वहां घूमने लगता है और उसकी इस हरकत पर तो लाइबा ने जैसे अपना सिर पीट लिया था। मतलब हर रोज वो हाशिम के हाथ में उसकी गोद में बैठकर इतने प्यार से खाता था और उसके हाथ से खाने में वो दुनिया जहां के नखरे कर रहा था ऊपर से उसके हाथ ही नहीं आ रहा था। वही अहद बेड पर क्रॉल करते करते इधर उधर घूम रहा था, तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर रखी किसी चीज़ पर जाती है तो उसकी आंखों में तुरंत चमक आ जाती है और वो जल्दी से वहां जाकर हाशिम की घड़ी उठाकर लाइबा को दिखाने लगता है और अपने मुंह से टूटे टूटे वर्ड्स बोलने की कोशिश करता है, द आ द। वही लाइब उसकी इस हरकत का मतलब समझ रही थी। दरअसल ये घड़ी हमेशा हाशिम पहन कर जाता था, पर आज जल्दी जल्दी में वो यही भूल गया और जैसे ही अहद की नज़र उन पर गई उसने तुरंत उसे ले लिया और लाइब को दिखाते हुए वो इशारे से हाशिम का पूछ रहा था। दरअसल इतनी कम उम्र में भी अहद का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा था, वो हाशिम की हर एक चीज़ को बड़ी गौर से देखता था, इसलिए उसकी छोटी से छोटी चीज़ की पहचान होती थी उसे। लाइबा बेड के पास आकर उस पर बैठकर अहद को अपनी गोद में बिठाते हुए कहती है, बेबी डैडी अभी बाहर गए हैं ना, पर जब वो आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि वो अहद को घूमी घूमी के लिए लेकर जाएं, ओके बट फर्स्ट यू हैव टू ईट। उसकी बात सुनकर अहद अजीब अजीब से मुंह बना रहा था और लाइबा उसे खिला रही थी, तभी अहद जो अभी तक अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था एकदम से कहता है, दे दे द डैड डैडी। ये सुनते ही लाइबा के हाथ एकदम से रुक जाते हैं और वो तुरंत अहद को अपनी तरफ मोड़ते हुए कहती है, बेबी क्या बोला आपने अभी। वही अहद जो उसे टुकुर टुकुर देख रहा था वो दोबारा अपनी बच्चों वाली आवाज में कहना शुरू करता है, डैडी 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 डैडी। वो एक के बाद एक बस दोहराता जा रहा था। ये देखकर लाइबा उसे असकर सीने से लगाते हुए नम आंखों से एक्साइटेड होते हुए कहती है, मेरा बच्चा आपके डैडी तो ये सुनकर बहुत खुश होगे बच्चा। यही कहते हुए उसके जहन में कुछ आता है और वो अपना फ़ोन ढूंढने लगती है। वही अहद अभी भी उस खड़ी से खेलते हुए बस डैडी डैडी बोल रहा था। इधर करीम इंडस्ट्रीज के मीटिंग रूम का माहौल बेहद ठंडा था। सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट के हेड यहाँ मौजूद थे और हाशिम अपनी हेड चेयर पर बैठा गुस्से में सबको घूर रहा था। उस्मान भी वहीं मौजूद था, पर वो भी हाशिम की तरह खामोश था। दरअसल हुआ ये था कि हाल ही में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करीम इंडस्ट्री के हाथ से निकल गया था और भले ही हाशिम का व्यवहार अब काफ़ी बदल गया था, पर फिर भी अपने काम को लेकर वो अभी भी उतना ही स्ट्रिक्ट था और हमेशा टॉप पर रहने का उसका जुनून अभी भी बरकरार था। बल्कि लाइबा और अहद के उसकी ज़िंदगी में आने के बाद ये जुनून और भी कई ज़्यादा बढ़ गया था। फिलहाल वो यहाँ मौजूद सभी लोगों की वजाहतें सुन रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था ये प्रोजेक्ट उसके स्टाफ के लापरवाही की वजह से ही उसके हाथ से गया है। एक मैनेजर जो सेल्स डिपार्टमेंट संभालता था वो ज़रा घूरते हुए हाशिम से कहता है, सर माजरत चाहेंगे, आज के बाद ये गलती दोबारा फिर नहीं होगी। मैं पर्सनली सारा फील्ड वर्क मैनेज करूंगा, प्लीज़ एक बार और हमें मौका देकर देखिए। हाशिम जो अभी तक खामोशी से सब कुछ सुन रहा था उसकी तरफ देखते हुए अपनी सख्त आवाज़ में कहता है, ठीक है, मैं आपको दूसरा मौका दूंगा, पर क्या आप मुझे मेरे वो 750 करोड़ वापस दे सकते हैं जो सिर्फ आपकी कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से मैंने गंवाए हैं। सबको पता है ये डील करीम इंडस्ट्री के पास ही आनी थी। अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस होकर काम करते तो बताए, क्या आप मुझे देंगे मेरे पैसे वापस? तो मैं भी ज़रूर सोचूंगा आपको दूसरा मौका देने के बारे में। उसकी बात सुनकर वो मैनेजर चुपचाप अपनी गर्दन झुकाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि इतने पैसे लाना उसके पास मुमकिन ही नहीं था। बाकी सब लोग भी बस खामोशी से सर झुकाए बैठे थे। ये देखकर हाशिम गुस्से में अपनी चेहरा से खड़ा होता है और टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए गुस्से में चीखते हुए कहता है, इनफ इज़ इनफ। आप सबके लिए मेरा बिजनेस और मेरा पैशन मजाक हो सकता है, पर मेरे लिए मेरा बिजनेस बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे ऐसे एम्प्लॉयज की कोई ज़रूरत नहीं है जिनकी वजह से हर दिन मेरा नुकसान होता है। कंपनी की तरफ से आप लोगों को कई बार वार्निंग मिल चुकी है। कुछ वक्त के लिए मैं पर्सनली अपनी अटेंशन नहीं दे पाया और उसका हर्जाना मुझे 750 करोड़ की डील खोकर देना पड़ रहा है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है मेरे नाम की, कि यह वो पहली डील है जो मैंने खोई है अपने आज तक के करियर में, सिर्फ आप लोगों की गैर जिम्मेदारी की वजह से। उसे इतने गुस्से में देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर से कांप रहे थे। हाँ, उसे अब गुस्सा कम आता था, पर आज भी उसका गुस्सा उतना ही खतरनाक था जितना पहले हुआ करता था।
उस्मान बात बिगड़ती देख हाशिम को समझाते हुए कहता है, हाशिम शांत हो जाओ, देखो हम आराम से भी बात कर सकते हैं, यूं चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हाशिम उसे घूरते हुए, तुम चुप ही रहो, मेरी गैरमौजूदगी में तुम इस कंपनी को संभाल रहे थे, जितनी जिम्मेदारी यह है इस गलती के लिए उतने तुम भी हो। उसकी बात सुनकर उस्मान आगे कुछ नहीं कहता, उसे पता था अभी हाशिम बहुत गुस्से में है, वो उसकी बात समझने की कोशिश ही नहीं करेगा, और वैसे भी आज काफी वक्त बाद उसका गुस्सा बाहर आया था। हाशिम अभी कुछ और कहता तभी अचानक कमरे में फ़ोन की घंटी सुनाई देने लगती है और सब लोग हाथ बढ़ाते हुए अपने अपने फ़ोन की तरफ देखते हैं, क्योंकि मीटिंग रूम में फ़ोन की घंटी बजना मतलब साफ था हाथों में रेजिग्नेशन लेटर थमाकर कंपनी से धक्के मारकर निकाल दिए जाना। पर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है जब हाशिम सबको इग्नोर कर कर अपना फ़ोन चेक करता है और कॉलर आईडी देखता है तो उस पर टाइगर लिखा आ रहा था। ये देखकर बिना किसी की परवाह करे फ़ोन उठाता है और दूसरी तरफ से कुछ बात सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन हैरानी से बदल जाते हैं और वो तुरंत अपनी जगह से उठकर कार की चाबी लेता है और वहां से निकल जाता है। वहीं उसके पीछे उस्मान और बाकी सब हैरानी से उसे देख रहे थे, क्योंकि ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। करीब आधे बाद हाशमी की कार घर के बाहर आकर रुकती है। वो तेजी से कार से निकलकर अंदर जाता है और तेजी से अंदर चला जाता है, फिर सीधा अपने कमरे में जाता है तो लाइबा वही अहद के साथ खेल रही थी। वो सीधा अहद के पास जाता है और जमीन पर घुटनों के बल बैठते हुए कहता है, क्या ये सच है? क्या समझे? इसने डैडी कहाँ? लाइबा नम आंखों से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, आप इसके मुंह से खुद सुन लीजिए, तब से बस यही रट लगाकर रखी हैं। उसकी बात सुनकर हाशिम अहद की तरफ देखते हुए कहता है, मेरा बेबी डैडी को मिस कर रहा था। अहद उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसके गालों पर अपने हाथ रखते हुए कहता है, ड है डैडी डैडी डैडी। उसके मुंह से डैडी सुनकर हाशिम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो नम आंखों से लाइबा की तरफ देखते हुए कहता है, देखा तुमने? देखा कैसे डैडी बुलाया इसने मुझे, मेरा बच्चा। यह मोमेंट उसके लिए कितना स्पेशल था वो बता नहीं सकता था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखें नमा। वो आगे बढ़कर अहद को सीने से लगा लेता है और अहद अभी भी डैडी डैडी कह रहा था। वही लाइबा भी मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी। यकीनन अहद हाशिम की ही औलाद थी। हाशिम अभी अहद को सीने से लगाए हुए था कि तभी उसका फ़ोन बजता है। वो अहद को सीने से लगाए हुए ही कॉल पिक करता है तो दूसरी तरफ से उस्मान फिक्र के साथ पूछता है, क्या हुआ हाशिम, तुम ऐसे अचानक से कैसे चले गए? सब ठीक है ना? लाइबा ठीक है। और अहद, उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? हाशिम नम आंखों से ही अहद को देखकर मुस्कुराते हुए, सब ठीक है। सुनो, आज सारे एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा बोनस दे देना। उस्मान, पर क्यों? हाशिम मुस्कुराते हुए, क्योंकि आज मेरे बेटे ने मुझे डैडी कहाँ हैं इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है, पर चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी थी और लाइबा वो भी प्यार से दोनों को देख रही थी। आज का दिन हाशिम करीम की जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक था। काश वो बता पाता कि किस तरह वो बिना कुछ सोचे अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर सिर्फ इसलिए आ गया था क्योंकि लाइबा ने कहा था कि अहद ने पहली बार डैडी बोला। अहद वाकई उसके कलेजे का टुकड़ा था। लाइबा हाथ बांधे खामोशी से चिल्ड्रन वार्ड में एक कोने पर खड़ी थी और हाशिम को देख रही थी जो घबराया हुआ अहद को गोदी में लिए खड़ा था। ये पहली बार था जब उसने हाशिम को यूं घबराते हुए देखा था। दरअसल आज अहद का वैक्सीनेशन डे था। ऐसा नहीं था कि उसे पहली बार वैक्सीनेशन लग रहा था, इससे पहले भी उसे टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन लगा था, पर हमेशा से लाइबा खुद ड्राइवर के साथ या फिर बॉडीगार्ड के साथ उसे वैक्सीनेशन लगाने आती थी। पर इस बार हाशिम ने स्पेशली ऑफ लिया था ताकि वो अहद के और उसके साथ थोड़ा वक्त बिता सके, इसलिए वो खुद उन दोनों के साथ वैक्सीनेशन के लिए आया था। पर यहाँ आते ही जब उसके कानों में बच्चों के रोने की आवाज़ गई तब उसे एहसास हुआ कि यह इतना आसान भी नहीं है। वही एक जूनियर डॉक्टर जो स्पेशली बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए यहाँ मौजूद थे, वो पिछले आधे घंटे से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हाशिम अहद को उन्हें दे ताकि वो वैक्सीनेशन कंप्लीट कर पाए। पर हाशिम तो अहद को सीने से लगाए कभी उन्हें घूरता तो कभी वार्ड के बाहर रो रहे बच्चों को जिन्हें अब तक वैक्सीनेशन लग गया था। जब लाइबा को एहसास होता है कि काफ़ी देर हो गई है पर हाशिम अब भी अहद को डॉक्टर को नहीं दे रहा तो वो खुद हाशिम की तरफ देखकर कहती है, करीम साहब, डॉक्टर इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें और भी काम है। हाशिम लाइबा की तरफ देखकर अहद पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, टाइगर आयशो कि वैक्सीनेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो अभी हमारा अहद छोटा है और उसके लिए यह नीडल्स ठीक नहीं है। ही इज़ जस्ट सो टाइनी, हम नॉर्मल मेडिकल टीम ट्राई नहीं कर सकते। लाइबा को एक पल के लिए अपने शौहर पर बेइंतहा प्यार आया। वो लगी इतना क्यूट रहा था। इस वक्त हाशिम का ये साइड लाइबा को सबसे ज़्यादा पसंद था, पर यह साइड सिर्फ उसके लिए और अहद के लिए था। वही वो डॉक्टर भी सब कुछ देख और सुन रहा था। हाशिम की इतनी प्यारी सी हरकतें देखकर उसके चेहरे पर भी एक
मुस्कुराहट आ जाती है और वो हाशिम को समझाते हुए कहता है, सर ये सारी वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये वैक्सीनेशन उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट करती है, जिससे आगे जाकर कई खतरनाक बीमारियों से बच्चा बच सके। हाँ, अभी उसे थोड़ा सा दर्द होगा, शायद बुखार भी आए, पर यह सब कुछ उसे आगे जाकर एक बड़ी प्रॉब्लम से बचाएगा, इसलिए प्लीज़ हमें वैक्सीनेशन लगाने दीजिए। लाइबा डॉक्टर की बात सुनकर हाशिम को देखते हुए, सुना आपने डॉक्टर ने क्या कहा, ये सब कुछ जरूरी होता है और ऐसा नहीं है कि उसे पहली बार वैक्सीनेशन लग रही है, इससे पहले भी 3-4 बार मैं लगवा चुकी हूँ। वो तो आप पहली बार आए हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप मुझे दे दीजिए और खुद बाहर चले जाए, आपके लिए बड़ी बात होगी, वैक्सीनेशन मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है। उसकी बात सुनकर हाशिम ना में सिर हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं दूंगा। अपने बच्चे को पहले भी न जाने कितनी बार यह स्टूपिड सी वैक्सीनेशन लगवाई है तुमने उसे, और मैंने यह नहीं कहा कि एंटीबॉडीज का डोज मत दो, बस तरीका कोई और यूज़ करो, कोई और तरीके से मेडिटेशन दे दो या कुछ और करो। हर रोज तो न्यूज़पेपर में छपता है कि साइंस में तरक्की कर ली और अभी भी वैक्सीनेशन लगाने के लिए तुम्हें इंजेक्शन की जरूरत है। हाउ स्टूपिड, मुझे नहीं पता, कोई और तरीका ढूंढो, पर मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। आहत को उसने जैसे एक ही बार में अपना फैसला सुनाया हो, पर अब बीवी के सामने तो बड़े बड़े बादशाहों की ना चली। फिर हाशिम करीम किस खेत की मूली है। लाइबा एक नज़र बुरी तरह से उसे घूरती है और फिर उसके बाजू से उसकी शर्ट पकड़कर हल्का सा उसे खींचकर उसके कान के पास जाकर धीरे से कहती है, अगर आपने अभी के अभी अहद को मुझे नहीं दिया तो आज आप अकेले अपने बेडरूम में सोएंगे और मैं और अहद दूसरे कमरे में सोएंगे। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ से। उसकी बात सुनकर हाशिम का चेहरा देखने वाला था। लाइबा को अच्छे से पता था कि वो उसके और अहद के बगैर नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने उसे यह धमकी दी। वही लाइबा उसे देखते हुए मासूमियत से कहता है, टाइगर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही जालिम होती जा रही हो? एक बार सोचो जरा, हमारे अहल को कितना दर्द होगा, कितना रेगा वो, अच्छा लगेगा तुम्हें उसे रोता हुआ देख। उसकी मासूमियत देखकर लाइबा को उस पर खूब प्यार आया, पर वो जानती थी इस वक्त उसका सख्त बनना जरूरी है, इसलिए वो अहद को उसकी खोज से लेते हुए कहती है, जानती हूँ कि तकलीफ होगी उसे, पर यह जरूरी है, इसलिए आपकी तरह कमजोर नहीं बन सकती। और अब आप भी जाइए यहाँ से, जब वैक्सीनेशन हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगी, क्योंकि आपको देखकर साफ पता चल रहा है अहद रोए ना रोए, आपका तो रोना पक्का है। और सोचिए जरा क्या सोचेंगे लोग, इतने बड़े होकर रोएंगे आप, अच्छा लगेगा? हाशिम चिढ़ते हुए, हाँ तो बाकी सब लोग एक बाप नहीं है ना, इसलिए उन्हें नहीं पता कि कितनी तकलीफ होती है अपने बच्चे को रोता देख, और तुम एक माँ होकर भी इतनी जालिम हो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अहद तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। लाइबा उसे एक रफ लुक देते हुए, हो गया आपका, अब जाए। उसकी बात सुनकर हाशिम को समझ आ गया था कि लाइबा उसकी एक नहीं सुनने वाली। इन बीते दिनों में काफी कुछ बदल गया था हाशिम, अब वो हाशिम नहीं था जो वो पहले हुआ करता था, और ना ही लाइबा अब वो लाइबा थी जो पहले हुआ करती थी। उसकी एक नज़र काफी थी हाशिम को डराने के लिए, इसलिए वो चुपचाप वहां से जाने लगता है, पर फिर कुछ सोचकर उस जूनियर डॉक्टर की तरफ देखकर उसे घूरकर कहता है, जरा ध्यान से, अगर मेरे बेटे को जरा भी प्रॉब्लम हुई तुम्हारी वजह से, फिर देख लेना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। उसकी धमकी सुनकर वो डॉक्टर डरते हैं, कहता है, जी सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगी। उसकी बात सुनकर हाशिम एक नज़र अहद की तरफ देखता है जो लाइबा की गोद में उसके गले में लगी चेन से खेल रहा था। वो उसे देखते हुए कहता है, सॉरी बेबी, डैडी मॉमी से तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, पर क्या करूं, तुम्हारी मॉमी से तो मैं खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। उसकी बात सुनकर लाइबा अपनी तीखी नज़रों से उसे देखती है तो वो चुपचाप बेमन से वहां से चला जाता है, और उसके जाने के बाद लाइबा उस डॉक्टर की तरफ देखकर जरा शर्मिंदा होते हुए कहती है, आई एम सॉरी, आपको इतनी परेशानी हुई, दरअसल मेरे हस्बैंड अहद को लेकर जरा ओवर प्रोटेक्टिव, और यह भी सिर्फ अपने डैडी की बात सुनता है, मुझे खुद परेशान करके रखा है दोनों बाप बेटे ने। उसकी बात सुनकर वो डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, इट्स ओके, बट जो भी कहो आपकी फैमिली बहुत क्यूट है, स्पेशली आपके हस्बैंड आदमी, स्पेशली फादर अपना प्यार शो नहीं करते, पर आपके हस्बैंड काफ़ी अलग है, यू आर रियली लकी टू हैव हिम। उस डॉक्टर की बात सुनकर लाइबा बस मुस्कुरा देती है। वही इसी अस्पताल में सानिया अरमान को उसकी वैक्सीनेशन के लिए लेकर अकेली आई थी, और अरमान को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, वो बस रोए जा रहा था। तभी उसका एक इम्पोर्टेंट फ़ोन आता है तो वो अरमान को नर्स को थमाते हुए कहती है, तुम क्या थोड़ी देर के लिए इसे संभालोगी? दरअसल एक इम्पोर्टेंट फ़ोन है मेरा, मैं बस 15 मिनट में बात करके आता हूँ। उसकी बात सुनकर वो नर्स जो कुछ अधेड़ उम्र की थी वो मुस्कुराते हुए सानिया से अरमान को ले लेती है, और सानिया तुरंत वहां से अपना फ़ोन लेकर साइड में कॉरिडोर की तरफ चली जाती है। दरअसल सानिया ने अरमान की डिलीवरी के बाद ही अपने फादर की कंपनी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि जिस शादीशुदा जिंदगी के सपने वो देखती थी वो उसके नसीब में ही नहीं थी। आसिम के साथ उसके हमेशा झगड़े होते रहते, या फिर आसिम मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ टाउन रहता था, इसलिए खुद को बिज़ी रखने का यही तरीका था।
पर इस बीच अरमान का ख्याल किसी को नहीं रहा, ना तो आसिम को ना सानिया को। आज भी मजबूरी में उसे अरमान को वैक्सीनेशन के लिए लाना पड़ा क्योंकि कोई और फ्री था ही नहीं। इधर अहद को वैक्सीनेशन लग चुका था, पर ताज्जुब की बात यह थी कि वो बिल्कुल नहीं रोया और लाइबा के बाहर आते ही हाशिम तुरंत उसकी गोद से अहद को ले लेता है और हर जगह चेक करते हुए कहता है, मेरा बच्चा, अब मम्मी के पास मत जाना, शी इस बात देखो इंजी लगवा दी। ये कहते हुए वो अहद को अपने सीने से लगा लेता है। वही लाइबा उन दोनों को घूर रही थी, मतलब ये हमेशा का था, दोनों मिलकर विलेन तो उसे ऐसे बनाते थे जैसे ना जाने वो कितनी बुरी हो। वो भी गुस्से में उसे घूरे जा रही थी कि तभी वहां से एक नर्स गुजरती है जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जो लगभग अहद से 1-2 महीने छोटा होगा, पर वो बेतहाशा रोए जा रहा था। वही लाइबा को उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर न जाने क्यों को अच्छा नहीं लगता और वह नर्स को रोकते हुए पूछती है, क्या हुआ, यह इतना रो क्यों रहा है और इसकी अम्मी कहाँ है। नर्स परेशान होते हुए, दरअसल इसकी अम्मी किसी फ़ोन कॉल पर बात करने गई हैं और इसे मेरे पास छोड़कर चली गई, पर यह रोए जा रहा है अपनी मम्मी के पास भी, बस रो ही रहा था, उनसे तक संभल नहीं रहा था। लाइबा कुछ सोचकर उस नर्स की गोद से बच्चों को ले लेती है और उसकी गोद में आते ही है वो बच्चा जो अभी गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था अचानक से चुप हो जाता है और टुकुर टुकुर अपनी आंखों को बड़ा करके लाइबा की तरफ देखने लगता है। वही लाइबा की नज़रें उस प्यारे से मासूम से बच्चे पर थी। वो काफ़ी क्यूट था, पर कोई और भी था जो अपनी छोटी छोटी टिमटिमाती हुई आंखों से उस बच्चों को देख रहा था और वो था छोटा सा अहद जो अभी तक हाशिम की गोद में था। और जब उसे एहसास होता है कि लाइबा ने किसी और बच्चे को ले लिया है तो वो जो अभी तक इंजेक्शन लगाने से भी नहीं रोया था अचानक से जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। वही उसे यूं रोता देख हाशिम उसे चुप कर रखने की कोशिश करता है, पर अब वो हाशिम के पास रहना ही नहीं चाह रहा था। वो बार बार हाथ बढ़ाकर बस किसी भी तरह लाइबा बाकी के पास जाना चाह रहा था, पर लाइबा तो किसी और के बच्चे को ही पकड़ी थी। ये देखकर हाशिम कहता है, इसे पसंद नहीं आया तुम्हारा किसी और को लेना, इसलिए वापस नर्स को दे दो, जिसका बच्चा होगा वो आकर संभाल लेगा। वैसे भी न जाने कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं आजकल, जब बच्चा संभालना नहीं जाता तो पैदा क्यों करते हैं। उसकी बात सुनकर लाइबा कुछ नहीं कहती, पर उसका दिल नहीं चाह रहा था उस दूसरे बच्चे को वापस नर्स को देने के लिए, क्योंकि नर्स के पास जाते ही वो जोर जोर से रोने लगने वाला था। इसलिए कुछ सोचकर वो अहद को भी गोद में ले लेती है और उसकी गोद में आते ही अहद अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस दूसरे बच्चे को जोर जोर से मारने लगता है, जिससे वो बच्चा फिर रोना शुरू कर देता है। ये देखकर नर्स तुरंत उस बच्चे को ले लेती है और कहती है, लगता है आपके बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि आप किसी और को ले, खैर मैं चलती हूँ, शायद इसकी मम्मी अब तक आ गई होगी, वो तो ये रो रहा था इसलिए मैं इसी तरफ घुमाने ले आई। ये कहकर वह वहां से चली जाती है, पर अहद अभी भी बस उस नर्स को घूर रहा था जिसके पास वो बच्चा था। अजीज मेंशन, रात 12 बजे आसिम थका हारा कमरे में आता है तो सानिया सोफे पर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी, पर वो उसे नजरअंदाज कर अपना ऑफिस बैग वही बैग पर पटककर बाथरूम की तरफ जाने लगता है कि तभी सानिया अपनी जगह से खड़ी होकर अपनी बेहद सख्त आवाज में पूछती है, कहाँ थे आप पिछले 2 दिनों से आसिम, स्पेशली कल रात। आसिम चिढ़ते हुए, बता कर तो गया था, इंग्लैंड में मीटिंग थी मेरी, वही था, अब क्या तुम्हें हर बार हर सांस लेते वक्त बताओ कि कहाँ हूँ। सानिया, अच्छा तो कल रात आप इंग्लैंड थे, फिर हमारे ही एक होटल में आपके क्रेडिट कार्ड से चेकिंग कैसे हुआ और स्टाफ से पता चला आपके साथ एक लड़की भी थी, इंटरेस्टिंग, बताने का तकल्लुफ उठाएंगे कि कौन थी वह लड़की। आसिम एक पल को तो उसके सवाल पर खामोश हो जाता है, पर फिर कुछ सोचते हुए कहता है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन थी, और वैसे भी भूलो मत, तुम्हें मैंने कोई हक नहीं दिया खुद से सवाल करने का। सानिया गुस्से में, एक बात कान खोल कर सुन लो आसिम, तुमने मुझे कोई हक नहीं दिया, पर तुम्हारी बीवी होने के नाते ये हक मेरे पास ऑटोमेटिक आता है और मुझे तो समझ नहीं आता तुम कब अपनी हरकतों से बाज आओगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब तुम्हारे किसी अफेयर के बारे में मुझे पता चला है। जब से शादी हुई है हर हफ्ते तुम किसी एक नई लड़की के साथ नजर आते हो। तुमने मुझे समझकर क्या रखा है, ऊपर से वो घटिया लड़कियां जो ये जानते हुए भी कि तुम शादीशुदा हो तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसकी बात सुनकर असीम के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ जाती है और वह वैसे ही मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, अच्छा तो आज तुम्हें ये सारी लड़कियां घटिया लग रही है। भूलो मत, जब तुम्हारा मेरे साथ अफेयर था तब मैं भी किसी और के साथ शादीशुदा था, तो इस तरीके से तो तुम भी घटिया ही हुई। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए मेरे मामलों में दखल देना छोड़ दो, वरना अगले ही पल तलाक दे दूंगा तुम्हें। उसकी इस बात ने सानिया को जैसे खामोश कर दिया था, पर तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो अपना इमोशनल कार्ड फेंकते हुए कहती है, मैं तुमसे मोहब्बत करती थी आसिम, और भूलो मत मोहब्बत के वादे तुमने भी मुझसे किए थे, और हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो, उसे तुम्हारे तवज्जो और प्यार की ज़रूरत है। और मुझे पता चला है कि तुम अभी भी अपनी एक्स वाइफ के बारे में पता लगा रहे हो। तुम्हें क्या मेरी और अपने बच्चे की बिल्कुल फिक्र नहीं है। आसिम, पहली बात तो तुम अपने आदमियों को मेरे पीछे लगाना
छोड़ दो, क्योंकि जासूसी मैं भी करवा सकता हूँ समझी। और हाँ, रही बात बच्चे की, तो तुम कौन सा उस पर ध्यान दे रही हो। सिर्फ एक दिन वैक्सीनेशन लगवा लेने से कुछ होता नहीं है, इसलिए अपना ज्ञान अपने पास रखो। और हाँ, अगर इतनी प्रॉब्लम है मुझसे तो छोड़कर चली क्यों नहीं जाती, रख लूंगा अपने बच्चे को मैं खुद से, तुम्हारी जरूरत कुछ है नहीं मुझे। और आज के बाद अगर तुमने मेरी जासूसी करवाई या मेरे मामलों में दखल देने की कोशिश की तो 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें तलाक देने में, और फिर किसी भी बच्चे को बीच में ले आओ, मैं तुम्हें छोड़कर ही रहूंगा। इतना कहकर वो गुस्से में उसे एक नज़र देखकर बाथरूम में चला जाता है और सानिया वही खड़ी रह जाती है। ये तो अब रोज का रूटीन था, सुबह शाम जब भी वह मिलते सिर्फ झगड़ा करते, उसके अलावा कुछ उनके रिश्ते में था ही नहीं। उसके जाने के बाद सानिया भी गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे के बाहर चली जाती है, पर वो दोनों इतने खुदराज हो गए थे कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उन दोनों की इस लड़ाई के चीखने चिल्लाने में अरमान, जो गहरी नींद में सो रहा था, वो उठ चुका था और उठते ही जोर जोर से रोने लगा था। पर उसका रोना सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि ना सानिया को उसकी फिक्र थी और आसिम उसे तो याद ही नहीं रहता था कि उसकी कोई औलाद भी है, जो टेक्निकली उसकी औलाद नहीं थी, पर फिर भी अभी तो वह सच से वाकिफ कहा था। पर एक शख्स और था जिसने ये सारी लड़ाई सुन ली थी, और वो थे सलमान जी। वो अपने कमरे में आते हैं और खिड़की के पास खड़े होकर सामने आसमान को देखते हुए खुद से कहते हैं, नहीं, यह नहीं होना चाहिए। अगर आसिम ने सानिया को तलाक दे दिया तो जो भी प्रॉपर्टी अभी हमारे पास है सब कुछ चली जाएगी और हम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे कुछ भी करके उनके रास्ते को जोड़ कर रखना होगा, और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ काम आ सकती है, और वह है उस जड़ को ख़त्म करना जिसने अभी तक आसिम को बांध कर रखा है, और मुझे पता है वो कैसे करना है। ये सोचते हुए वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हैं और किसी का नंबर डायल करके फ़ोन कान पर लगाते हैं। कुछ देर बेल जाने के बाद दूसरी तरफ से जैसे ही फ़ोन उठाया जाता है, सलमान जी कहते हैं, एक काम है तुम्हारे लिए, किसी को इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म करना है, और हाँ, ये काम कल का कल हो जाना चाहिए। इतना कहकर वह सामने वाले आदमी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर फ़ोन काट देते हैं और खुद से कहते हैं, तुम्हें मुझे पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था। आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह तुम हो, तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बेटे मेरे खिलाफ जाकर खड़े हो रहे हैं, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। मेरे लिए मेरा पैसा और प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा कीमती है। चलो देर से ही सही, पर तुम्हारा किस्सा तो कम से कम ख़त्म होगा। इतना कहते वक्त उनके चेहरे पर एक गुरूर था, जैसे अब उन्हें पता था कि सब कुछ वापस उनकी मुट्ठी में होने वाला है। अगली सुबह करीम मेंशन। फिलहाल सुबह के 10 बजे बज रहे थे और हाशिम आज सुबह सुबह ही एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से घर से चला गया था, और वो इतनी जल्दी में था कि आज अहद से बिना मिले ही चला गया था। दरअसल तब तक अहद सोकर उठा ही नहीं था, इसलिए वो उसे मिल भी नहीं पाया, और इसी वजह से नन्हे से अहद ने आज लाइबा का जीना लगभग हराम कर दिया था। वो हर पल दो पल में सिर्फ डैडी डैडी की रट लगाकर बैठा था। ना उसने कुछ खाया था ना पिया था, बस पूरे हॉल में क्रॉल करते हुए यहाँ से वहाँ घूम रहा था, और लाइबा के लिए उसे पकड़ना बेहद मुश्किल हो गया था। पोस्ट प्रेगनेंसी के कारण वो काफ़ी वीक हो गई थी। अहद ने तो काफ़ी जल्दी रिकवरी कर ली थी, इसलिए अब ये कहना मुश्किल था कि वो एक प्रीमेच्योर चाइल्ड है, पर लिएबा उसके लिए सब कुछ अभी मुश्किल था। वो हल्के से जीने चढ़ने तक से हाफ जाती थी, इसलिए हाशिम के सख्त ऑर्डर थे कि वो ऊपर नीचे जाने के लिए सिर्फ लिफ्ट का इस्तेमाल करे, पर फिर भी घर के छोटे मोटे काम भी जो वह जिद कर कर खुद करती थी उसमें इतना थक जाती थी कि अहद को संभालना उसके लिए मुश्किल होता था। वैसे तो ज़्यादातर हाशिम ही अहद के सारे काम करता था, पर कभी कभी जब किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग की वजह से उसे जल्दी जाना पड़ता था तो मजबूरन लिएबा को सब संभालना होता था, और आज भी उन्हीं में से एक दिन था। वो अहद के पीछे पीछे चलते हुए कहती है, बेबी जिद नहीं करते, चलो जल्दी से अपना फूड खाओ, कम मम्मी के पास आओ बेबी। पर उसकी किसी बात का अहद पर कहाँ असर हो रहा था। वह जल्दी ही 1 साल का होने वाला था, और इतनी सी उम्र में वो इतना सियाना था कि उसे पता था कैसे कब क्या करना है और अपनी जिद कैसे मनवाना है। वो जल्दी जल्दी मेन गेट के पास क्रॉल करते हुए कहता है, डैडी डैडी दे डैडी। लाइबा इससे पहले कि वो बाहर जा पता जल्दी से जाकर उसे अपनी गोद में लेती है और हल्का सा उसकी गालों पर थपथपाते हुए कहती है, बस डैडी डैडी करना, तो मम्मी की तो कोई फिक्र है ही नहीं, सिर्फ डैडी से प्यार है। अहद को वेरी बैड, पर तुम्हारी एक विश पूरी करते हो, आज डैडी को लंच देने मम्मी और अहद दोनों जाएगा, कैसा प्लान है। उसकी बात जैसे अहद को समझ आई थी और वो खिलखिलाकर मुस्कुराने लगती है। फिर अहद को उसके झूले में बिठाकर, जिसमें व्हील्स लगे थे जिसके कारण वो खुद यहाँ वहाँ चल पा रहा था, किचन में चली जाती है और हाशिम के लिए लंच बनाने की तैयारी करना शुरू करती है। ये निकाह के बाद से उनका रूटीन था। लाइबा ने जिद की थी कि हाशिम अच्छे से खाना खाएगा, वो भी उसके हाथ का बना हुआ, इसलिए वह उसका लंच बनाकर खुद घर से भेजती थी, जो कि अक्सर या तो हामिद लेने आ जाता था या फिर रशीद काका देने जाते थे। पर आज उसने प्लान किया था कि वह और अहद खुद जाएंगे लंच लेकर।
हाशिम अपने केबिन में बैठा किसी फाइल के पन्ने पलट रहा था, पर पता नहीं क्यों आज उसका दिल बेचैन हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। वो जब से ऑफिस आया था तब से बस उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। बार बार बस लाइबा और अहद का ख्याल आ रहा था। वो 2-3 बार घर पर लाइबा के नंबर और लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर चुका था, पर फोन नहीं उठा। और यह कोई नई बात नहीं थी, वो बहुत कम ही ऐसा होता था कि उसका फोन उठाती या तो उसका फोन साइलेंट पर रहता या अहद के साथ वो इतना बिज़ी हो जाती कि फ़ोन की फिक्र ही नहीं रहती, और इस वजह से काफ़ी डांट भी पड़ती थी उसे हाशिम से, पर वो सुधरती ही नहीं थी। पर आज हाशिम को एक अलग ही तरह की बेचैनी महसूस हो रही थी। कुछ सोचकर वो दोबारा फ़ोन करने ही वाला था कि तभी हामिद अंदर आकर कहता है, सर मीटिंग की सारी तैयारियां हो गई हैं एंड क्लाइंट्स आर हियर एज वेल, शैल वी गो। उसकी बात सुनकर हाशिम एक लंबी सांस लेकर हाँ में सिर हिलाता है। उसकी आज की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी, वरना वो सीधा घर ही चला जाता, पर फिलहाल उसका यहाँ होना जरूरी था। वो अपनी जगह से खड़ा होकर अपनी टेयर पर टंगा अपना कोट पहनते हुए हामिद की तरफ देखकर कहता है, आई एम हैंडलिंग हियर, तुम एक काम करो, मेंशन जाओ और जब तक मैं वापस ना आऊं टाइगर और आई हैड का ख्याल रखो, आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे। उसकी बात सुनकर हामिद हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला जाता है और हाशिम खुद मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। इधर लाइबा अब तक सारा लंच बनाकर पैक कर चुकी थी। वो हॉल में वापस आती है तो अहद कालीन पर बैठा अपनी गाड़ियों से खेल रहा था। दरअसल छोटे मियाँ को का टॉयज का बहुत शौक था और हाशिम ने उसके लिए ढेर लगा रखा था इनका। लाइबा को आता देख अहद जल्दी से क्रॉल करता करता उसके पास आता है और उसके पैरों को पकड़कर खड़ा होता है। अब वो चीजें पकड़कर चलने लगा था। अल्लाह के शुक्र से वो बहुत ज़हीन था, चीज़ों एक एक बार देखते ही सीख जाता। एक बार तो यूँ हुआ कि उसने किसी मुलाजिम को फ्रिज खोलते देखा और गलती से वो फ्रिज ठीक से बंद भी नहीं हुआ तो भाई साहब फ्रिज में जाकर बैठ गए। वो तो शुक्र है कि गर्मियों के दिन थे और हाशिम को जैसे ही एहसास हुआ कि अहद कहीं दिख नहीं रहा तो उसने सब जगह उसे ढूंढना शुरू किया और आखिर में वो उसे फ्रिज में सोता हुआ मिला। इन शॉर्ट अहद एक बेहद शैतान बच्चा था जिसका कोई भरोसा नहीं था कि कब क्या कर दे। उसे यूं खड़ा होता देख लाइबा उसे गोद में लेते हुए कहती है, मेरा बेबी डैडी से मिलन के लिए जी वो एक्साइटेड है, चलो डैडी के पास चलते हैं। उसकी बात सुनकर अहद खिलखिलाने लगता है। ठीक तभी रशीद जी वहां आकर कहते हैं, अरे बेटा आप कहीं जा रही हैं? लाइबा मुस्कुराते हुए, जी चाचा इनके ऑफिस जा रहे हैं लंच देने। रशीद चाचा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाता हूँ बेटा। लाइबा, नहीं चाचा, इसमें ऐसी परेशान होने वाली कौन सी बात है, और आप तो अहद को जानते हैं, आज सुबह इसके डैडी इससे मिलकर नहीं गए तो अब ये पूरा दिन मुझे परेशान करेगा, इसलिए बेहतर है कि मैं मिलाकर ले आता हूँ। वैसे भी ड्राइवर के साथ ही जाना है, आप फिक्र मत कीजिए, बस घर का ख्याल रखिएगा, हम आते हैं अभी 1-2 घंटे में। उसकी बात सुनकर रशीद जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं और लाइबा अहद को और लंच बॉक्स को लेकर बाहर की तरफ चली जाती है। उसके बाहर पहुंचते ही एक बॉडीगार्ड उसके लिए दरवाजा खुलता है तो वो अहद के साथ बैक सीट पर बैठ जाती है और उसके बैठते ही ड्राइवर कार हाशिम के ऑफिस की तरफ बढ़ा देता है। वहीं उनकी गाड़ी निकलते ही करीब 20 मिनट बाद हामिद की गाड़ी मेंशन के बाहर आकर रुकती है और वह कार से निकलकर सीधा अंदर जाता है तो उसे हॉल में ही उसे राशिद चाचा में जाते हैं, जो उसे देखकर पूछते हैं, अरे हमीद बाबा आप यहाँ, सबने किसी काम से भेजा है, कोई डॉक्यूमेंट रह गया है क्या उनका? हामिद, नहीं चाचा, वह सरनेम यही रहने के लिए बोला है जब तक वह वापस नहीं आ जाते। मैम और अहद कहाँ है? रशीद चाचा, लाइबा बीबी तो अहद बाबा को लेकर साहब के ऑफिस के लिए निकल गए, अभी मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ होगा। आज अहद बाबा बहुत परेशान कर रहा था बीबी जी को। उनकी बात सुनकर वो बिना ज्यादा कुछ सोचे वहां से अपनी कार लेकर लाइबा के पीछे निकल जाता है। इधर कार में लाइबा अहद से बातें कर रही थी और वो भी टूटे फूटे अक्सर बोलने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त उनकी कार हाईवे पर थी, आगे बैठा ड्राइवर भी मुस्कुराते हुए उन माँ बेटों की बातें सुन रहा था। तभी अचानक से एक ट्रक उनके सामने से आ जाता है और इससे पहले कि ड्राइवर कुछ समझ पाता, बूम, जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो ट्रक सीधा कार के बोनट को ठोकते हुए वहां से निकल गया था। ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील से लगा हुआ था और उसके माथे पर से लगातार खून बह रहा था। पीछे लाइबा बेहोश पड़ी थी, उसका चेहरा पूरा खून से भीग रहा था और अचानक इस खामोशी को चीरते हुए अहद के रोने की आवाज वहां गूंजने लगी। इधर हाशिम अपने मीटिंग रूम में मौजूद था, पर अचानक उसे बेचैनी महसूस होने लगी। उसकी सांसें जैसे रुकने लगी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका कुछ कीमती उससे छीन रहा हो। वो अचानक से अपनी सीट से उठता है और बाहर की तरफ चला जाता है, पर सांसें उसे अभी भी नहीं मिल रही थी। वो गुस्से में अपना कोट निकालकर फेंकता है और साथ में अपनी टाई भी ढीली करने लगता है, पर बेचैनी जैसे कम ही नहीं हो रही थी। अचानक उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब उसे एहसास हुआ कि उसका चेहरा भीग रहा है। आंसुओं से वो रो रहा था, पर यह आंसू क्यों थे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस तकलीफ हो रही थी एक अजीब सी।
तभी उस शांत माहौल को चीरते हुए उसका फोन बजता है। वो कॉल पिक करता है तो दूसरी तरफ से कोई कुछ कहता है, जिसे सुनते ही उसके हाथ से फोन गिर जाता है और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। धीरे धीरे जैसे सब कुछ गायब हो रहा था, सांसें थम रही थी, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जो तकलीफ अभी तक हो रही थी वो उसे महसूस होना बंद होने लगी और अगले ही पल वो जमीन पर गिर गया। वो बेहोश हो चुका था। 3 साल बाद, करीब मेंशन, सुबह के 8 बजे, एक खूबसूरत से कमरे में जहां चारों तरफ दीवारों पर अलग अलग कार्टून टॉयज के स्टिकर्स लगे हुए थे, साथ में जगह जगह काफी सारी टॉय कार्स सजी हुई थी और भी काफी कुछ था उस कमरे में जिसे देखकर बताया जा सकता था कि यह किसी छोटे बच्चे का कमरा है। इसी कमरे में आईने के सामने एक करीब 4 साल का बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ा अपनी टाई बांधने की कोशिश कर रहा था। उसका वो छोटा सा प्यार सा चेहरा, फूले हुए गाल जो हल्के गुलाबी थी, कंजी आंखें, वो इतना क्यूट लग रहा था कि देखकर ही मन करे कि उसे गोद में लेकर खूब लाड करो। पर उस बच्चे के चेहरे पर काफी शांति थी। उसके एक्सप्रेशन देखकर कोई भी कह सकता था कि वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा ज़हीन और समझदार है। कुछ ही देर में अपनी टाई ठीक से बांधकर लो ड्रेसिंग टेबल से कोम उठाकर अपने बाल काटता है और कोम को वापस सही जगह रखकर अपना छोटा सा ब्लेजर पहनने लगता है। ठीक तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और हाशिम अंदर आता है। अब उसकी उम्र 34 हो गई थी, पर चेहरे पर अभी भी वही तेज, वही गुरूर, पर आंखों में एक दर्द, तकलीफ। किसी के अंदर आने की आहट महसूस कर राहत पलट कर देखता है और हाशिम को देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, डैडी। इतना कहते हुए वो उसके पास पहुंच अपने छोटे छोटे हाथों से उसके पैरों को पकड़ लेता है। ये देखकर हाशिम के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसे गोद में उठाकर उसके गालों को चूमते हुए कहता है, लुक्स लाइक माई बेबी इज ऑल सेट फॉर स्कूल। अहद हाँ में सिर हिलाते हुए, यस डैडी, अहद गुड बॉय है। तभी तो वो सब कुछ अपने आप करता है। हाशिम उसके बाल सही करते हुए, एग्जैक्टली 100.my बॉय इज वेरी स्मार्ट। अब चलो आपको नाश्ता कराते हैं, देन आई विल ड्रॉप यू टू योर स्कूल। अहद, नहीं डैडी, पहले अहद को मॉमी से मिलना है। इतना कहकर वो उसकी गोद में छटपटाता है तो हाशिम उसे नीचे उतार देता है और उसके उतारते ही वो वहां से भाग जाता है। वहीं हाशिम की आंखों में लाइबा के जिक्र पर एक तकलीफ थी, पर वो फिर एक गहरी सांस लेकर अहद के पीछे ही अपने कदम बढ़ा देता है। इधर अहद एक कमरे में दाखिल होता है और सीधा बेड के पास जाकर बड़ी मुश्किल से कोशिश कर उस पर चढ़ता है और सामने आंखें बंद की लाइबा के पास जाकर आहिस्ता से बड़े ध्यान से उसका हाथ पकड़ लेता है। वही वो खामोशी से गहरी नींद में थी। पिछले 3 सालों से उसके हाथ पर कुछ मशीनें थी जो साइड में लगे कंप्यूटर से कनेक्ट थी, साथ ही ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ था। वो पिला पड़ा चेहरा जिस पर कोई भाव नहीं था, वो बेहोशी से लेटी थी। पूरे 3 साल हो चुके थे उसे कोमा में गए, पर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं था। उस दिन उस एक्सीडेंट के वक्त ही ड्राइवर की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी। गनीमत से अहद को कुछ खरोंचों के सिवा कुछ नहीं हुआ था, पर लाइबा को सिर पर इतनी गहरी चोट आई कि वो कोमा में चली गई। जब हाशिम के पास अहद का कॉल गया था उसे इत्तला करने के लिए लाइबा के एक्सीडेंट के बारे में, तो वो ये सुनते ही बेहोश हो गया था और पूरे 2 दिन बाद उसे होश आया हॉस्पिटल वार्ड में। और जब लाइबा के बारे में पता चला तो उसी पल वो टूटकर पूरी तरह बिखर गया। पर अहद के लिए उसने खुद को समझाया और पूरे 1 साल तक बेस्ट ट्रीटमेंट देने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो उसने उसे अपने घर पर ही शिफ्ट करवा लिया। यहाँ इस कमरे में पूरी तरह सब कुछ प्रोवाइडेड था जो एक हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। पर पूरे 3 साल बीत चुके थे, उसे होश नहीं आया और उसे यूं देखकर हाशिम पर क्या बीतती थी कहा नहीं जा सकता। वो अहद को तो समझा बुझा लेता था, पर अपने दिल को समझाना किस कदर अजाब था उसके लिए ये सिर्फ वो जानता था। ये दोराही जिंदगी इतनी बड़ी आजमाए बन चुकी थी जिसे ना वो भाग पा रहा था और ना ही गुजर पा रहा था। पिछले 3 सालों से ना जाने वो कितने आंसू बहा चुका था, ना जाने कितने सजदों में रो चुका था, पर हाथ उसके कुछ नहीं आया सिवाय इंतजार के। अहद लाइबा के हाथ को हल्का सा किस करते हुए कहता है, मॉमी देखो आप। अहद फिर से खुद से तैयार हो गया और पता है मैं ना अपने आप उठ भी जाता हूँ, किसी को परेशान नहीं करता, डैडी की सारी बात सुनता हूँ। और आप तो पता है अहद ना टीचर की भी सारी बातें सुनता है और अपना होमवर्क भी करता है, सबकी बातें भी सुनता है और खाना भी टाइम में खाता है, वो भी बिना नखरे किए। अब तो उठ जाओ ना मॉमी। डैडी कहते हैं कि अगर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा तो आप जल्दी उठ जाओगी, तो मॉमी प्लीज उठ जाओ ना। अहद को भी आपके साथ स्कूल जाना है और आपके हाथ का खाना खाना है। पता है सब बच्चों की मम्मा उनके लिए टिफिन बनाती है, पर आप तो बस सो रही हो। और पता है आपसे मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी मिलाना है, वो बहुत स्टूपिड है बट आई लाइक हिम। वो अभी आगे कुछ कहता कि तभी हाशिम अंदर आते हुए कहता है, क्या बातें हो रही हैं। अहद, डैडी मैं मम्मा को बोल रहा हूँ कि वो उठ जाए अब, क्योंकि अहद तो गुड बॉय है ना। अब तो वो बचपन की तरफ शैलानी नहीं करता, अब तो अहद बड़ा हो गया है।
हाशिम की आंखों में उसकी बात सुनकर एक तकलीफ उभर आती है, पर वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, पहली बात तो वो शैतानी होता है, शैलानी नहीं। और रही बात आपकी मम्मा के उठने की, तो वो ना बहुत जिद्दी है, उन्हें मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है, पर आप फिक्र मत करो, इन्हें मैं कुछ भी कर ठीक कर ही लूंगा। फिलहाल आप जाओ नीचे और रशीद चाचा से कहो कि आपको नाश्ता कराएं, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। उसकी बात सुनकर अहद हाँ में सिर हिलाता है और दोबारा लाइबा के हाथ को चूमकर बड़े एहतियात से बेड से उतरकर दौड़ते हुए भागकर चला जाता है। वही हाशिम बेड के पास रखे स्टूल पर बैठकर हल्का सा मुस्कुराते हुए लाइबा के सिर को सहलाते हुए कहता है, देखा तुमने टाइगर कितना बड़ा हो गया है, पर उतना ही समझदार भी। मुझे किसी चीज़ के लिए कहना नहीं पड़ता, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक सब कुछ खुद करता है, ना कभी रोता है ना जिद करता है, कभी चोट भी लग जाए तो बस मुस्कुरा कर नॉर्मल होने की कोशिश करता है, चाहे दर्द कितना भी क्यों ना हो। और तुम्हारी तरह खाने में नखरे तो बिल्कुल नहीं करता, पर हाँ दिल से बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बस गुस्सा मेरे जैसे है, पर वो कम ही आता है। और एक सीक्रेट बताऊं, तुम्हें बहुत मिस करता है, इंतजार में है कि कब तुम उठो और उसे गले लगाओ। ना जाने कितनी देर तक रातों में रोता है, तड़पता है तुम्हारे लिए। और मासूमियत तो देखो, उसे लगता है कि तकिए में सिर छिपाकर रोने से मुझे पता नहीं चलेगा उसके रोने का, पर अब उसे कौन समझाए, बाप हूं मैं, सब जानता समझता हूँ। कहते कहते उसकी आवाज़ भर आई थी और आंखों से कुछ बूंदें गालों तक आ गई थी। कौन कहता है मर्द रोता नहीं है, कभी किसी मर्द को इश्क के आलम में देखो, एहसास होगा कि मर्द रोते वक्त कितना हसीन और पाक लगता है। वो अपनी आंसू पोंछते हुए आगे कहता है, नहीं होता मुझसे और यार, अकेले सब कुछ मैं तो संभाल लेता हूँ, पर मुझे संभालने वाली तो यूं गहरी नींद में है। 3 साल हो चुके हैं टाइगर, अब कोई मेरा इंतजार नहीं करता जब घर लौट कर आता हूँ, कोई प्यार से टिफिन नहीं भेजता मेरे लिए, जब सोकर उठता हूँ तो कोई नहीं होता सिरहाने, कोई नहीं है मेरा हाल सुनने के लिए, अब और सब्र नहीं होता मुझसे, इस तरह घुट घुट कर नहीं जी सकता मैं। तुमने तो मोहब्बत का वादा किया था ना, फिर यूं छोड़कर कैसे जा सकती हो मुझे, क्यों मुझे जिंदगी जीने की एक उम्मीद देकर खुद बेजान हो सकती हो। और अहद, उसका ख्याल नहीं आता तुम्हें, वो तरफ रहा है तुम्हारे सीने से लगने के लिए, उसके पास बाप का साया तो है, पर माँ का आंचल छिन रहा है उससे। वो सिर्फ तुम्हें अपनी बातें सुनाना नहीं चाहता, तुमसे तुम्हारी बातें सुनना भी चाहता है, तुम्हारे साथ तुम्हारे सीने से लगकर सोना भी चाहता है, पर तुम इस कदर पत्थर दिल हो गई हो कि कुछ सुनना ही नहीं चाहती। इतनी ज्यादती तो ना करो उस नन्ही सी जान के लिए, मेरे लिए ना सही उसके लिए आंखें खोल दो, टाइगर ही नीड्स यू, आई नीड यू। वो अब बुरी तरह रो रहा था, यह आज का नहीं हर दिन का किस्सा था। डॉक्टर के हिसाब से लाइबा बातें सुन सकती थी, इसलिए वो घंटों उसके पास बैठकर उससे बातें करता, उसे सब कुछ बताता, अहद की शैतानियों से लेकर उसकी नादानी तक सब कुछ। और वो बड़े इत्मीनान से वैसे ही बेहोश लेटे सब कुछ सुनती, पर ना आंखें खोलती ना कुछ कहती। आज 3 साल 36 माह बीत चुके थे, पर ना तो उसने आंखें खोली ना कुछ रिएक्ट किया। और इन बीते 3 सालों में हाशिम पूरी तरह बदल गया था, ना वो ठीक से कुछ खाता ना पीता ना ज्यादा कुछ बात करता। उस्मान तक से महीनों से उसकी बातें नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि उस्मान ने कोशिश नहीं की थी, वो कई बार हाशिम को फ़ोन लगाता पर वो फ़ोन उठाता ही नहीं था, इसलिए उस्मान सीधा घर ही आता, पर तब भी हाशिम उससे कुछ ज़्यादा बात नहीं करता। वो जैसे सब कुछ भूल चुका था, इसे हर पल यही लगता कि ना जाने कब लाइबा उठ जाए, इसलिए उसे उसके पास रहने की ज़रूरत है। वो अभी एकटक लाइबा को देख ही रहा था कि तभी रशीद चाचा वहाँ आकर कहते हैं, साहब अहद बाबा स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं। उसकी बात सुनकर हाशिम हाथ से सिर हिलाकर हल्का सा लाइबा के ऊपर छुटकारा उसका सिर चूमता है और फिर वहां से चला जाता है। और उसके जाने के बाद रशीद चाचा लाइबा की तरफ देखकर कहते हैं, काश उस दिन में आपको जाने ना देता तो कितना अच्छा होता, आपके आने से तो इस घर में और साहब की जिंदगी में रौनक आई थी। अब आप यूं सो रही हैं तो कुछ भी ठीक नहीं लगता, सब कुछ बस वीरांगना सा लगता है, जैसे सब कुछ अंधेरे में खो गया हो। और लगे भी क्यों था, इस वीराने का नूर तो आप थी, जहाँ का अंधेरा आपसे खत्म होता था। अल्लाह से अब बस यही गुजारिश है कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं और पीछे लाइब अभी भी बेहोश थी या शायद गहरी नींद में थी, पर इतना पक्का था कि वो सुन जरूर सब कुछ सकती थी। हाशिम अहद को स्कूल छोड़कर अपना ख्याल रखने का कहकर वापस मेंशन की तरफ चला जाता है और अहद स्कूल के अंदर बढ़ जाता है। ये शाइनिंग स्टार्स हाई स्कूल था, मुंबई का सबसे बेहतरीन और आलीशान स्कूल, जहां पढ़ाई से लेकर कराटे, पेंटिंग स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, कुकिंग, बॉक्सिंग और ना जाने कितने अलग अलग तरीके की चीजें बच्चों को सिखाई जाती थी। यहाँ की फीस अफोर्ड कर माना काफी मुश्किल था और साथ ही एडमिशन मिलना भी, पर हाशिम करीम के लिए कहाँ कुछ मुश्किल था भला। अहद स्कूल के अंदर जाता है और वहां से सीधा अपनी बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है जहां उसकी क्लास थी। रास्ते में उसे जितने भी टीचर मिलते वो सबको गुड मॉर्निंग विश करता और सारे टीचर्स भी मुस्कुराते हुए या तो हल्के से उसके गालों को खींचते या फिर उसके सिर पर हाँ फेरते।
वो बहुत अच्छा बच्चा जो था, शायद ही कोई टीचर होगा जो उसे ना जानता हो। उसका डिसिप्लिन नेचर सबको उसकी तरफ अट्रैक्ट करता था। ऊपर से जिस तरह वो बड़ों का, खासकर फीमेल टीचर्स का एहतराम करता था, उसकी हया और अदब उसे सबसे अलग बनाता था। और उसके ऊपर उसका हेल्पिंग नेचर। इन शॉर्ट, ही इज़ द एप्पल ऑफ एवरीवन्स आइज। और फिर जनाब क्यूट भी तो इतने थे। वो सीधा अपनी क्लास के बाहर आकर रुकता है जहां लिखा था फर्स्ट स्टैंडर्ड। हाँ, वो फर्स्ट क्लास में ही था जब हाशिम उसे एडमिशन के लिए लाया था। तब एक बेसिक एंट्रांस टेस्ट हुआ था जिसमें उसके नंबर इतने अच्छे आए थे कि टीचर ने उसे सीधा फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन दिया था। वो अभी क्लास के बाहर खड़ा ही था कि उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आती है और यह आवाज़ सुनते ही उसकी आंखें ज़रा सख्त हो जाती है और वो तुरंत अंदर जाता है तो उसकी नज़र एक बच्चे पर जाती है जो उसी के उम्र का था और वो ज़मीन पर बैठा बुरी तरह रो रहा था। उसके घुटनों पर चोट लगी थी जिस वजह से वहाँ से खून रस रहा था और साथ में ही माथे पर भी एक खरोंच थी और उसका चश्मा वही ज़मीन पर टूटा गिरा था। वो दिखने में प्यारा था पर रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और यहाँ तक कि नाक भी बह रही थी। वहीं उसके पास कुछ उससे उम्र में बड़े बच्चे खड़े थे जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उस बच्चे की हालत की जिम्मेदार वही है, ज्यादा नहीं, वो सिर्फ तो 3 साल ही बड़े होंगे। आहत जल्दी से उस बच्चे के पास जाता है और सबसे पहले उसका चश्मा उठाकर उसकी आंखों में पहनाता है और फिर उसे खड़े होने में हेल्प करने लगता है। वही उसे देखकर वो बच्चा और जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए ही कहता है, आहत तुम आ गए थे तो देखो, ये बड़े बड़े बच्चों ने मेरी पिट्टी लगाई। उसकी बात सुनकर आहत कुछ नहीं कहता, बस उसे ठीक से खड़ा कर वापस झुककर उसका बैग उठाता है और सारा सामान जो उसका बिखर गया था उसे उठाकर अच्छे से एक एक कर बैग में सलीके से रखने लगता है। वो इस वक्त बिल्कुल शांत था पर उसके चेहरे पर संजीदगी थी, एक अलग ही मैच्योरिटी। सारा सामान उस लड़के के बैग में रखकर वो उस बैग को टेबल पर रखता है और फिर उन बच्चों की तरह मुखातिब होता है जिन्होंने उस पहले वाले लड़के को पीटा था और उन्हें देखते हुए बेहद शांति से पूछता है, क्यों मालक मारा मेरे बेस्ट फ्रेंड को? उन बड़े लड़कों में से एक लड़का, आहद ये तुम्हारा मामला नहीं है और तुम्हारे इस स्टूपिड बेस्ट फ्रेंड ने हमारी कंप्लेन की टीचर से कि हम बच्चों को परेशान करते हैं, इसलिए बस इसे सबक सिखा रहे थे। आहद उसे घूरते हुए, मेरा बेस्ट फ्रेंड स्टूपिड है पर उसे स्टूपिड सिर्फ मैं बुला सकता हूँ, तुम नहीं लूजर। और अब चुपचाप जाओ यहाँ से वरना मैं अपने डैडी से तुम्हारी कंप्लेन करूँगा एंड देन ही विल पनिश यू इन हिज ओन वे। उसकी बात सुनकर वो बच्चे डर जाते हैं क्योंकि हाशिम काफ़ी बार यहाँ आता था आहद को छोड़ने और उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि कोई भी डर जाए, चाहे वो बच्चे नादान थे। पर उन्हें इतना पता था कि हाशिम कोई बेहद पावरफुल इंसान है तो बेहतर है कि उससे दूर रहा जाए। इसलिए वो बच्चे एक नज़र उस दूसरे लड़के को घूरते हैं जिसे आहद अपना बेस्ट फ्रेंड बुला रहा था और वहां से वापस जाने लगते हैं। पर तभी आहद अपना पैर बीच में अड़ा देता है जिससे वो तीनों लड़के एक के बाद एक ज़मीन पर गिर जाते हैं और उनके पैरों और हाथों में खरोंच आ जाती है। ये देखकर आहद प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, टिट फॉर टैट। आहद के डैडी कहते हैं, फेवर नहीं लेना चाहिए, सो आई जस्ट रिटर्न्ड इट। उसकी बात सुनकर वो बच्चे उसे घूरते हैं पर कहते कुछ नहीं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं क्योंकि उससे पंगा लेना एक गलत फैसला ही साबित होना था। कुछ महीने पहले एक बार एक बच्चे ने आहद को धक्का दिया था जिसकी वजह से न सिर्फ उसे स्कूल से निकाला गया बल्कि उसके डैड की मल्टी मिलियन कंपनी रातों रात बैंक करप्ट हो गई। वहीं उन सब के जाने के बाद आहद वापस उस पहले लड़के की तरफ पलटता है और उसके सिर पर एक जोर की तपली मारते हुए कहता है, स्टूपिड, प्रिंसिपल को कंप्लेन करनी थी। लड़का सुबकते हुए, मुझे क्या पता था कि यह लोग मुझे परेशान करेंगे, मैं तो बस सबको इनसे बचाना चाहता था। कहते कहते वो फिर रोने लगा था। आहद उसे घूरते हुए, ऐसे बचाओगे तुम इन सबको अपने टूटे हुए चश्मे के साथ या फिर अपनी इस डिस्गस्टिंग सी बहती हुई नाक के साथ? अरमान यू नीड टू लर्न फाइटिंग बैक, तुम मासूम नहीं स्टूपिड हो। अरमान अपने आंसू पोंछते मुस्कुराते हुए पाउट बनाकर, तुम हो ना, मुझे बचाने के लिए देखा कैसे गिलाया तुमने उन्हें, मुझे तो बड़ा मजा आया। कहते हुए वो तालियां बजाने लगता है और आहद उसे देखकर नागवारी में सिर हिलाते हुए कहता है, तुम तब कब बड़े होंगे, यू आर जस्ट टू चाइल्डिश। अरमान उसे घूरते हुए, वो बड़े होता है बड़े नहीं, और तुम भी मेरे बराबर के हो इसलिए ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर आहद कुछ कहता तभी उसकी नज़र अरमान के गाल पर जाती है जिस पर उंगलियों के निशान थे जिससे साफ पता चल रहा था कि किसी ने उसे कसकर थप्पड़ मारा हो। ये देखकर आहद पूछता है, तुम्हारे डैडी ने फिर मारा तुम्हें? उसकी बात सुनकर अरमान की नज़रें झुक जाती है, उसकी पलकें नम हो रही थी। वो हल्का सा अपना सिर हाँ में हिलाया है तो आहद गुस्से में कहता है, तुम बोलो, एक बार मैं तुम्हारे डैडी की कंप्लेन करूँगा, अपने डैडी से जेल जाएंगे वो। अरमान जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाते हुए, नहीं तुम किसी को मत बताना, मैं ही शैतानी कर रहा था तो डैडी के पेपर खराब हो गए और उन्हें गुस्सा आ गया तो उन्होंने मार दिया। वो बुरेक नहीं है सच्ची। आहद, अच्छा, पर वो तो हर दूसरे दिन तुम्हें किसी न किसी वजह से मारते हैं
और तुम्हारी मम्मी कहाँ थी? अरमान, वो तो घूमने गई है अपनी दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर। अहद उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेता। उसे अरमान की जिंदगी के बारे में पता था। कुछ महीने पहले ही स्कूल के पहले दिन उनकी दोस्ती हुई थी जहां कुछ बच्चे अरमान को बुली कर रहे थे और उसने उसे बचाया था। उसे आज भी याद है कैसे वो उसके पीछे पीछे चल रहा था और जब उसने उसे रोककर वजह पूछी तो वो बड़ी मासूमियत से बोला, मुझको तुम्हारे साथ सेव लग रहा है। और बस ना जाने उसके इस सेंटेंस में क्या था कि तब से अहद ने उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। ना तो अरमान के सिवा उसका कोई दोस्त था और ना ही वो अरमान का कोई और दोस्त बनने देता था। और अरमान को तो खुद बस अहद ही पसंद था। अहद की कही हर लाइन पत्थर की लकीर थी उसके लिए। जो इतना अटेंशन, अफेक्शन, लव उसे अपने वालिद और अपनी माँ से नसीब नहीं होता था, वो उसे छोटा सा अहद देता था। वो उसकी हिफाजत करता एक भाई की तरफ, उसे समझाता एक बाप की तरफ और लाड करता एक माँ की तरफ, हाँ बहन की तरह परेशान भी करता। पर एक अजीब सी बॉन्डिंग थी उनके बीच, एक अजीब सा रिश्ता जो उन्हें सबसे अलग बनाता था। यकीनन दोस्ती से बड़ा कुछ नहीं होता, यह उनका रिश्ता साबित करता था। एक बार तो किसी बच्चे ने अहद के पीठ पीछे उसके बारे में कुछ कह दिया था और फिर क्या, अरमान जिसे अपनी परछाई तक से डर लगता है, उसने इतना मारा उसे कि प्रिंसिपल से खूब डांट पड़ी थी उसे। पर अहद के लिए तो इस छोटी सी उम्र में भी वो कुछ भी कर जाने को तैयार था और ये दोस्ती एक तरफा नहीं थी। अहद का भी कुछ यही मिजाज था। अहद अरमान का हाथ पकड़कर उसे अपनी बेंच पर ले जाता है जहां वो साथ साथ बैठते थे और उसे बिठाकर खुद उसके बगल में बैठकर अपने बैग से कुछ बैंडेज निकालता है और उसकी चोटों पर लगाने लगता है जो वो उसके लिए ही बैग में रखता था। और अरमान भी चुपचाप पाउट बनाते हुए उसे देखता रहता है।